जी बच्चे आपने ज्वाइन कर लिया है, आपसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले आपने ग्रुप में शेयर कर दिया है जी ज्वाइन और कॉपी करते हैं जी। अच्छा आपने जो लिंक शेयर किया है ना वो कौन सा वाला, ये वाला लिंक? जी क्वेश्चन क्या है जी आपका? क्वेश्चन है जी डिजाइन रिस्पॉन्सिव और एक्सप्लेन। सर ये किसने बनाया था जी? आपने बूटस्ट्रैप में बनाया था जी? जी जी अच्छा बूटस्ट्रैप में होता ये कि बाय डिफॉल्ट ना वो आपके जो कंपोनेंट आपने यूज किए हैं उसको वो रिस्पॉन्सिव कर रहा होता है। इन केस अगर आपको कुछ आइडिया नहीं हो रहा तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं राइट नाउ। इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड या निचला। अब मिसाल के तौर पे आपने इसका रिस्पॉन्सिव व्यू एक तो ये ओपन रखो, डेस्कटॉप व्यू ओपन रखते हैं हम और यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं इसका रिस्पॉन्सिव ताकि हमें इसको आइडेंटिफाई करना, ट्रेस आउट करना आसान हो। रिस्पॉन्सिव व्यू ओके। अच्छा इसके बाद इस पे दोबारा काम नहीं किया आपने? ये तो लास्ट टाइम जब मैंने ओपन किया था कुछ ऐसे ही आ रहा था। कुछ चीज़ें मैंने सजेस्ट की जी थी आपको कि अगर आप इसमें कुछ रेड होल्स का इमेज वगैरह सेट कर लेते हो तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। कर उसका नहीं किया, मुझसे नहीं हो रहा था। मौका नहीं मिला काम करने का। अच्छा चले ओके। अच्छा जी इसमें आपने क्या किया जी? एक हेडर मेन और उसके बाद है जी फुटर है, फुटर है, फुटर है, फुटर ठीक है जी फुटर मेन। और वो आपने यकीनन फुटर के टैग में ही रखा होगा, ऐसे ही ना? जी सही लास्ट में। ठीक है परफेक्ट। ये काम आपने बिल्कुल बेहतर जो लेआउट है, बेस लेआउट वो आपने बिल्कुल सही रेडी किया। उसके बाद जो चीज़ आपको इशू आ रहा है वो रिस्पॉन्सिवनेस का आ रहा है। बूटस्ट्रैप में रिस्पॉन्सिव करने के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट बूटस्ट्रैप के अंदर हम बिल्ट इन क्लासेस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस वाले कंटेनर को बनाने के लिए बल्कि सबसे पहले ना मैं ये कर लेता हूँ कि ये जो इशू आ रहा है बहुत जूम आउट होकर मुझे नजर आ रहा है उसका मैं फिक्स कर लेता हूँ। फिर ऊपर वाला जो कंपोनेंट है ना वहां से हम स्टार्ट करते हैं हेडर कंपोनेंट की। तो मैं क्या करता हूँ ये वाले जो इमेजेस हैं इनको जाकर देखता हूँ क्या हुआ है जी, इसमें क्या आ रहा है जी? इमेज यूज हुआ है एग्जैक्टली और उस पर सिंपल आपने क्लासेस यूज करनी है। यहीं पे मैं लगा रहा हूँ, उसको आप बाद में जब आप करने बैठोगे इसको डिटेल में देख लेना। वीडियो पे रिकॉर्ड भी हो रहा है, बेशक इसको ओपन करके रेफरेंस के तौर पर देखना होगा तो वहाँ देखना। ठीक है इसमें क्लास में लगाता हूँ जी और क्लास हम लगा लेते हैं W-100 की। बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास लगा लेते हैं, उससे ये हो जाएगा कि उसका जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा एज पर द जो हमारा डिवाइस विड्थ है। और इस वाले इमेज पे भी मैं क्या करता हूँ जी, इस पे जाके मैं क्लास लगा देता हूँ क्लास एंड W-100 इस तरह से ये भी है कुछ आपको। तो इमेजेस पे तो आपने जब बूटस्ट्रैप में आप काम कर रहे हो ना तो एक्सटेंडेड ये है कि आप क्लासेस लगा दो, ये वाली जो मैं लगा रहा हूँ राइट नाउ, या इमेज फ्लूइड की क्लासेस। बोथ क्लासेस कैन बी यूज्ड। वो रिस्पॉन्सिव व्यू में हमें डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर काफी हेल्प आउट कर रहा होता है, हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा होता। जैसे अभी क्लासेस जब आप ऐड करोगे तो काफी सिचुएशन बेहतर हो गई है, इट इज गुड। ठीक है ना? अब कुछ यहाँ पे इशू आ रहा है, यहाँ मैं देख लेता हूँ क्या है। इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड देन गो टू द फ्लेक्स। इसमें है फ्लेक्स। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स के अंदर जो रो डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन होता है उसका डिव्स का, जो इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे होते हैं वो होता है रो। उसको हम चेंज कर सकते हैं फॉर डिवाइस स्मॉल इमेज फॉर आईपैड या फोन। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, इसमें जाके क्लास में ऐड कर देता हूँ कि वहाँ पे तो ये अपनी डायरेक्शन फ्लेक्स जो है वो रखे रो डेस्कटॉप पे, लेकिन मोबाइल पे वो चेंज कर दें। तो इसके लिए हम चलते हैं जी फ्लेक्स कॉलम और फ्लेक्स
orientation and select direction. Okay, reflex direction column क्या था जी हमारा, हम क्या लगाना चाह रहे हैं? We need to add flex column and we need to add flex column for specifically targeting the device. तो उसके लिए हम ये देखें, ये सारी चीज़ें आ गई, लड़के ये बता दें, ठीक है? ओके, फ्लेक्स मिड कॉलम यानी कि आईपैड के ऊपर, लार्ज स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर वगैरह वगैरह। तो मैंने क्या किया, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया मैंने, तो हम शेयर भी कर देते हैं जी यहाँ पे। इसके बाद हम कर लेते हैं कि ऐड इसको फॉर स्पेसिफिकली फॉर मोबाइल। अभी जो मैंने क्लास लगाई वो मोबाइल के ऊपर काम करेगी। देन इफ आई नीड टू मेंटेन इट फॉर द लार्ज स्क्रीन इन रो, आई कैन यूज दिस क्लास। इससे क्या होगा कि इस दोनों क्लासेस के कॉम्बिनेशन से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी ऑन अ डिवाइस परस्पेक्टिव, और दूसरा जो डेस्कटॉप पे मेरा स्ट्रक्चर लेआउट बना हुआ है वो भी इम्पैक्ट नहीं आएगा उसके ऊपर, क्योंकि मुझे डेस्कटॉप पे रो में ही दिखाना है, पैरेलल दिखानी है, तमाम डिस्क पैरेलल दिखानी है। कौन सा सेक्शन देखने की, ये है जी आवर प्रोडक्ट, आवर प्रोडक्ट सेक्शन, प्रोबेबली दिस इज क्या व्हाट वी डू, और यहाँ पे ये पैरेलल आ गया, और जहाँ पे फोन में चेंज हुआ तो वो सेटिंग कर दी फ्लेक्स कॉलम करने की वजह से उसने सेटिंग। तो ओवरऑल अब एक जो व्यू है पेज का वो काफी अपग्रेड हो गया, बेहतर। एक काम और अब हम देख लेते हैं फॉर द हेडर एलिमेंट हम करने लगे। बहुत सारी और भी चीजें इसी तरह से वन बाय वन आपको जाकर फिगर आउट करनी पड़ेंगी, वो आपका पेज का लेआउट बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक्स्ट्रा सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि बटन जो आपके पास क्लासेस हैं, जैसे मैंने राइट नाउ बटन क्लासेस यूज की हैं फॉर स्पेसिफिकली ये जो मीडिया क्यूरी हमने लिखना थी कस्टम सीएसएस। अच्छा, आपने एक काम और भी करना है बच्चे, आप ना जिस जी, तरह जी। से आप फ्रंट एंड कर रहे हो, आपने कोशिश लाजमी करनी है कि आपने बैकएंड में भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपको चीज़ों का पता चल गया है कि चीज़ें वर्कआउट कैसे कर रही है, बेसिक लेआउट आपको बनना आ गया। तो आपने काइंडली इस चीज़ पे ज़रा फोकस भी रखना है कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बैकएंड सीखने की, तो आपने लाजमी उसमें एडमिशन भी लेना है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 4 अक्टूबर से, जो इंशाल्लाह ओके। इंशाल्लाह आप लोगों का जो नेक्स्ट बैकएंड प्रोग्रामिंग का जो एक कोर्स कह लो, उसी कोर्स का हिस्सा कह लो, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसी का सेकंड पार्ट कह लो, जो कि आप लोगों को पढ़ाएंगी यहाँ पे मिस फातिमा या फिजान साहब, दोनों में से कोई बंदा आपका अलाइन हो जाएगा, वो आपको बैकएंड कोडिंग पढ़ाएंगे। तो आप लोगों ने उनके साथ लाजमी कोऑर्डिनेट करना है स्पेसिफिकली, जैसे आप है एक और यहाँ पे अबू बकर बच्चा है, हमजा है, अलीना है, एक और स्टूडेंट है आई थिंक प्रोबेबली, बाकी मेरे बच्चे शायद दोबारा रिवर्ट हो जाएंगे, जो स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है मेरा ग्रुप। तो आप लोगों ने अब से बैकएंड कोडिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है। फ्रंट एंड कोडिंग का आप लोगों को काफ़ी सारा डिटेल आइडिया हो गया, फ्रेमवर्क्स का आइडिया हो गया आप लोगों को, और नेक्स्ट जेएस में भी जिस तरह से आपने डिप्लॉयमेंट की है, हमजा भी काम कर रहे हैं, और भी बच्चे ये मुझे आउटपुट कर उसका रिजल्ट डिस्प्ले आप लोग वर्चुअल पे डिप्लॉयमेंट भी करके बता रहे हो आप लोग। अब आप लोगों ने नेक्स्ट फेज के तौर पे प्रोग्रामिंग जरूर करनी है, तो ही कंप्लीट होगा ये सारा स्ट्रक्चर। एंड देन आप लोग इजीली अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो, बना सकते हो, जो भी आप लोगों का मेन कोर आइडिया साथ में, इनकेस अगर आप लोगों को ज़रूरत है, अगर आप किसी क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो जाते हो किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे, या किसी कंपनी में जॉब मिल जाती है, आपको रिमोट जॉब मिल जाती है, ऑन साइट जॉब मिल जाती है, तो आप लोगों को चीज़ों का एक प्रोसेस करने का क्योंकि तरीका आ गया है, तो इजीली हैंडल कर सकते हो। तो ये लाजमी आप लोगों ने कंसिडर कर लेना है, इस चीज़ को लाजमी कंसिडर करना है। यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है कि हेडर को मैंने सेटअप करना है, और मैं यूज़ करूँगा जो हमारे पास बिल्ट इन क्लासेस हैं उसी की, कोशिश मेरी यही होगी मैक्सिमम। तो यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट ये आ रही है, दिस इज द मेन टॉप पार्ट। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यूजुअली होता ये है कि जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, तो लेफ्ट का जो यू आई यू एक्स पर्सपेक्टिव होता है, जिसमें यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस का जो पर्सपेक्टिव होता है, इजी क्या होगा कि जब भी फोन आपने देखा होगा कि हम जब फोन यूज कर रहे होते हैं, तो
हम लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो थंब होता है हमारा, उसको हम मैक्सिमम स्क्रॉलिंग के लिए और एक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी वजह से जो आपका जो ये मेन मेन्यू का जो टॉगल है बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। जब आपने कंपोनेंट कॉपी पेस्ट किया, कोड स्निपेट कॉपी पेस्ट किया, तो उसने ऑटोमेटिकली आपको डेस्कटॉप पे उसका नेविगेशन बना के दिखा दिया, और जब आपने स्विच किया फ़ोन के ऊपर तो उसने उसको कन्वर्ट कर दिया टॉगल बार में, और यहाँ पे उसने उसको बिल्ड करके बना दिया, बटन बन गया एंड देन डन। तो अब इस आधी चीज़ आपकी डन हो गई है, ये चीज़ आपको उसने बना के अपडेट करके दे दी है। बस आपने सिर्फ लोगो को, जो कि क्रॉसन का लोगो है, जो ब्रांड लोगो है, ब्रांडिंग का जो लोगो है, वो आपने इस साइड पे दिखाना है। डेस्कटॉप पे यहीं पे दिखाना है, डेस्कटॉप पे सही बनाया आपने एज पर द डिजाइन। लेकिन फोन पे आप क्या कर सकते हो, उसको आप उसको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। राइट साइड पे आपका टॉगल आ गया और लेफ्ट साइड पे आपका लोगो आ गया, जैसे यूजुअली होता है। तो उसको बनाने के लिए हम, हमारे पास एक क्या फैसिलिटी है कि हम रिस्पॉन्सिव क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टॉप बार के केस में मेरे पास क्या फैसिलिटी है कि मैं इस वाले डिव को हाइड कर सकता हूँ फॉर द फोन। वो मैं करूँगा जी डी डैश नन और डी डैश, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे ये दिखानी है तो मैं वहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही रखूंगा, यानी कि वो शो करता रहे, हाइड ना करे, शो करता रहे। अब इस क्लास को लगाने का मतलब ये है कि जैसे हमने मीडिया क्यूरी में लिखना सीखा @media मैक्स विड्थ 767 @media min width 992 पिक्सल। इसी तरह से टेलविंड के अंदर जो हमने लेटेस्ट तरीका टेलविंड रिस्पॉन्सिव मीडिया क्यूरी लिखने का सीखा था, वो हमने लेस देन का साइन, इक्वल का साइन, और जो जिस भी स्क्रीन रेजोल्यूशन को हम टारगेट कर रहे होते थे, अगर वो आईपैड स्क्रीन है, अगर वो फ़ोन की स्क्रीन है, अगर इसी तरह से डेस्कटॉप की स्क्रीन है, तो वो आपको उसमें हम अकॉर्डिंगली कस्टम सीएसएस लिख के हम बना रहे होते थे। मगर क्योंकि बूटस्ट्रैप में काम कर रहे हैं हम, तो हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हमें कस्टम सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम बिल्ट इन क्लासेस, रिस्पॉन्सिव क्लासेस, जैसे एलजी टारगेट कर रहा है लार्ज स्क्रीन को, एमडी टारगेट कर रहा है आईपैड को, और एसएम जो है वो हमारी स्मॉल स्क्रीन को। और अगर हम डायरेक्ट क्लास जैसे मैंने लगा दी है, वो तमाम स्मॉल जितनी भी 375 पिक्सल से अंडर जितनी भी विड्थ आ रही है वो उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मैंने उसी कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया, एंड देन वंस आई क्लिक, तो उसने उसको हाइड कर दिया। वो मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। उसने जो टॉप बार था मेरा, वो यहाँ पे उसने डिस्प्ले नहीं कर दिया उसको, और स्पेसिफिकली ऑन द फोन। जैसे ही मैं इसको स्विच करूंगा, उसके लिए स्विच करूंगा फॉर द लार्ज स्क्रीन, तो ये मुझे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। नाउ द सेकंड थिंग आई नीड टू फिक्स आउट हियर इज टू डिस्प्ले द लोगो। वो मैंने इसके अंदर यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि आपने लेआउट ऐसे बनाया है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि लोगो को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लोन कर सकता हूँ। ठीक है, वहाँ वाला लोगो डेस्कटॉप वाला वहीं पे रहेगा, एंड देन आई अगेन क्लोन दैट div for the logo and move within that element। जैसे कि मुझे बूटस्ट्रैप के अंदर बाय डिफॉल्ट जब मैं कोड कंपोनेंट का कॉपी करता हूँ, तो मुझे प्रोवाइड भी ऐसे ही करता है वो लेआउट। ठीक है, मैं जाता हूँ जी नैव बार पे एज अ रेफरेंस के तौर पे, नैव बार पे, एंड देन on the left side it is logo, and on the right side rest of the elements, search, links, button वगैरह वगैरह। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने लोगो का जो कोड आ रहा है वो आ रहा है जी ऑलमोस्ट हियर, दिस इज द लोगो, एंड it is HTML copy। ये बिल्कुल यही है, ये चीज है ये। और मैंने इसी को मूव ऑन कर देना है विद इन दिस, जैसे इसने किया हुआ है, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे इस कंपोनेंट के लिए हुआ, तो मैंने भी उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। इट इज HTML किया, एंड देन यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट ऑन कर दिया, और ये स्पेसिफिकली क्योंकि मैंने डिस्प्ले ही ऑन के लिए करना है, तो मैं इसको करूँगा डी डैश ब्लॉक, DL ब्लॉक। और फॉर लार्ज स्क्रीन में क्या कर दूंगा जी, DLG
नन, ठीक है, एंड कंट्रोल। और हम थोड़ी स्पेसिंग अपडेट कर लेते हैं जी। स्पेसिंग अपडेट करने के लिए हम चलते हैं जी यहाँ पे। स्पेसिंग में थोड़ी सी ऐड ऑन कर लेता हूँ ताकि वो डिस्प्ले भी होना शुरू हो जाए। एक्चुअली हो ये रहा है कि पोजीशन रिलेटिव एंड कैसे किया हुआ है आपने, अच्छा जी, मिडल कंटेनर मेन। कंटेनर को ना आपने, कंटेनर फ्लूइड को आप लोगों ने ऐसे नहीं यूज करना। इस पे आपने, इसको मैंने मूव कर देना है यहाँ पे, तो इसको मैंने डिव के अंदर रखना है। पहले आएगा आपका सेक्शन, उसके ऊपर आ जाएगा आपका डिव, उसके बाद वेरी नेक्स्ट जो आपका जो स्ट्रक्चर लेआउट होगा सिमेट्रिक कोडिंग का जो हम स्टैंडर्ड एंड रूल्स फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद कंटेनर आ जाएगा आपका, ठीक है। सेक्शन के ऊपर कंटेनर फ्लूइड बेहतर है ना लगाएं, क्योंकि फिर बाद में जब कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग करोगे आप लोग तो फिर इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। ऑन अ सेफ एंड बेहतर है कि हम उसको अलग से ही एज अ डिवाइडेड रखें, क्योंकि जितने भी ऑलमोस्ट फ्रेमवर्क्स हैं इस वक्त मार्केट में, एलिमेंटर है, शॉपिफाई है, और बहुत सारे वेब फ्लो वगैरह, वो इसी कॉन्सेप्ट को follow करते हैं। और यहाँ पे मैंने क्लास तो लगानी है, मगर वो क्लास मेरी होगी रेलेवेंट क्लास फॉर द इंट्रो बैनर। इंट्रो बैनर section intro, it's been added and then it's been done। ये अपडेट हो गया। और इसको किया हुआ जी आपने, क्या आपने क्या हुआ है, okay, with the navbar, is the navbar, यहाँ से मैं इसको करता हूँ काट, और इसको अपने डिवाइड इस डिव से किया, ठीक है ना। तो यहाँ मैं रख देता हूँ दिस इज द कंटेनर, और इसके ऊपर मैं लगाता हूँ वही क्लास। अब क्या हुआ कि ये आपका आ गया, और यहाँ पे ना स्पेसिंग भी मैं ऐड कर देता हूँ। स्पेसिंग ऐड करेंगे ताकि हम कैसे हैंडल किया हुआ आपने, वालेकुम अस्सलाम। पोजीशन एब्सोल्यूट किया, ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट किया हुआ है आपने, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया हुआ है, ये जो हेडिंग आ रही है जी जी, टेक्स्ट को। लेकिन क्यों क्यों रीजन, अच्छा ये तो आप सिंपल, अच्छा ठीक है, आपने इस वाले इमेज के ऊपर लाने के लिए, ठीक है ना, हम्म। इसी जगह, जी अच्छा, ओके, ठीक है, चलो। इसका ऐसे आता था ना, मतलब कि सबसे पहले इमेज पे एक कंटेनर लगाना, तो उसके अंदर सारे डिश बनाने, तो फिर दिया हाँ वैसे आप बैकग्राउंड के तौर पे भी लगा सकते हो, वो ठीक है। बैकग्राउंड अच्छा इमेज एक काम आप और भी कर सकते थे यहाँ पे, वो क्या हो सकता था कि ठीक है चलो, अभी के लिए फिर हम एक्सपेंड फिर करेंगे। मीडिया का टैग लगा के भी कर सकते हाँ अच्छा, फॉन्ट साइज चेंज क्यों नहीं हो रहा, आपने फॉन्ट ठीक किया है, लाइन ये क्या लगाया हुआ है, लाइन कहाँ आ रही है, ये लाइन कौन सी, ये लाइन आ रही है, इस लाइन का क्या काम है, ये लाइन के लाइन नहीं ओपन कर, कौन सी सर? अच्छा वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई मेरे ख्याल आपने इमेज लगाया है आपने कुछ इसके अंदर, लेकिन वो है नहीं लाइन, चले बहरहाल हो सकता है डिजाइन में हो आप बाद में। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं ना हाँ सर, वो लाइन आ रही है, ये येलो वाली। लिए, अच्छा होगी, हाँ डिजाइन में होगी, यकीनन होगी, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको अभी के लिए फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग पर्पस, हैं। इसको पोजीशन जो है रिलेटिव रखो, वैसे हाँ एक एक चीज और भी है, वो ना एक तो जो पहला वाला हमारा आइडिया है वो बेस्ट है। हम क्या करते हैं इस वाले को ना, इसको मैं इमेज को बेशक आप रहने दें, अगर रहने दें तो, और इसके साथ हम मूव ऑन कर देते हैं एडिटिंग स्कीम है, मुझे ये बेसिकली पाथ चाहिए, ठीक है। तो मैं इस पाथ को ओपन भी कर लेता हूँ, न्यू टैब, इमेज
नीड, और यहाँ पे जाके ये सेक्शन आता है, द मेन सेक्शन इन विच एज अ बैकग्राउंड वी नीड दिस इमेज, और मैं करता हूँ इसको एडिट इज HTML स्टाइल, लगाता हूँ यहाँ पे स्टाइल, और ये मैंने ऐड कर दी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हुआ है वो मैं उसको हाइड कर दूंगा क्योंकि वो मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट वाला जो मसला है ना वो रिजॉल्व कर, URL ब्रैकेट स्टार्ट एंड, ये मैंने पाथ ऐड कर दिया, और बस सिंपल मैंने और भी कुछ नहीं किया उसके अंदर, मैंने स्टाइल लिखा, बैकग्राउंड इमेज लिखा एंड URL एंड डन। अब जब मुझे ये वाला इमेज है ना, आई डोंट नीड दिस इमेज फॉर नाउ, आई एम गोइंग टू opacity 0, इमेज आ गया जी, ये इस इमेज की जरूरत है, इस केस में मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट करने की जरूरत है, आई डिडंट नीड द यहाँ पर पोजीशन मैंने, opacity 0 किया तो बैकग्राउंड की इमेज है वो। हाँ इसलिए कि इमेज एग्जिस्ट करता है, इमेज कर रहा है exist, लेकिन क्योंकि मैंने डिस्प्ले नन कर देना, इसमें नन भी कर सकते हैं, जगह कंज्यूम हो रही है, ठीक है, जगह भी कंज्यूम, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग पर्पस यहाँ पे हम यहीं पे मैं ये सारी चीजें था ना आप उसमें कर लेना, ये जो मैं कस्टम चीजें लिख रहा हूँ, या आप बेशक अभी मैंने बूटस्ट्रैप के अंदर हाँ आप लोगों को बताया हुआ कस्टम चीजें इंप्रूव करवाना सिखाएंगे, उसमें जाके अपनी कस्टम चीजें में आप ऐड कर लेना। सर इस पे तो आई थिंक एनिमेशन वाली प्रॉपर्टीज हो रही है ना, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है एनिमेशन इन्होंने में यूज किया हुआ एनिमेट स्टाइल, ये ना जी एनिमेट किया। ये है जी, तो मैं चेक कर रही थी ना, एनिमेशन तो लग गई थी स्वाइपर से, वो भी नहीं लग रहा था। ओके स्वाइपर तो लगाया हुआ है आई थिंक आपने पेज में, नहीं वो सर कहीं पे लगाया था, लेकिन जब उसको भी रिस्पॉन्सिव कर रही थी वो भी फिर खराब हो रहा था, उसको भी फिर हटा दिया। ओके बैकग्राउंड image position and size cover contain, तो ज़्यादा पर कवर ही होता है। हाँ यस ठीक है, तो मैंने क्या किया कवर कर दिया इसको, ठीक है, अब क्या हो गया जी, इशू हो गया रिजॉल्व मेरा, ठीक है ना, परफेक्ट हो गया। अब होता ये है अभी राइट नाउ, क्योंकि अभी आप जो इमेज देख रहे हो वो डिजाइनर ने बनाया हुआ है डेस्कटॉप के लिए, होता ये है यूजुअली जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, हमें मोबाइल के लिए ना एक अलग से डिजाइनर इमेज दे देता है, तो वो फिर हम अलग अलग डेस्कटॉप के लिए हमारा अलग इमेज रेंडर हो रहा होता है, और फॉर द मोबाइल हम उसका पाथ चेंज कर सर देते वो हैं, अगर मीडिया सेक्शन में लगा के इसको हाँ सही कर सकते हैं। अगर बिल्कुल अगर वो डेटाबेस के जरिए हम रेंडर करवा रहे हैं तो हम वेरिएबल चेंज कर देंगे, फॉर मोबाइल फॉर डेस्कटॉप अलग अलग वेरिएबल डिफाइन कर देंगे और वो वरना अगर हम सीधे एंड पे एंड हैंडल कर रहे हैं तो हम इमेज का नेम चेंज कर देंगे फॉर द डेस्कटॉप एंड फॉर द मोबाइल अलग अलग स्प्रेड कर देंगे। तो मैंने क्या किया जी, इसको मूव ऑन कर दिया एंड नाउ आई नीड टू स्पेसिफाई, अच्छा वो मेरा इशू भी रिजॉल्व हो गया, ठीक है, ओवरलैपिंग का इशू भी रिजॉल्व अगेन अगेन अगेन, एचआर की भी जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं एचआर के ऊपर भी ये वाली क्लास बना रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिव क्लासेस भी कहलाती हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं एलजी के साथ, एमडी के साथ, एसएन के साथ, बूटस्ट्रैप के अंदर। इसी तरह से टेलविंड को स्टार्ट कर दिया है हमने, उसका जो मेन लेआउट है वो हमने लगा दिया, जो आप लोगों ने टेम्पलेट्स बनाई भी हैं बाय डिफॉल्ट। तो बूटस्ट्रैप में तो एचआर का टैग यूज नहीं होता। ये एचआर का टैग हम सेपरेटर के तौर पे यूज कर रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट। सर वो तो फिर हम उससे भी कर सकते हैं ना जनाब। तो ये देखिए जी ओवरऑल यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो गया है, जिनको जो सिचुएशन है, बाकी होपफुली आपको रिस्पॉन्सिव की जो क्लासेस हैं उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा जब आप फोकसली बैठ के काम करेंगे इसके ऊपर और अपनी वेबसाइट को ज़्यादा तवज्जो के साथ बनाएंगे फॉर द मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में ज़्यादा ट्रैफिक आ रही होती है। बेस लेआउट रेडी कर लो आप, वंस द बेस लेआउट इज रेडी देन फोकस स्टार्ट करो आप उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए। देन जब आप लोग रिस्पॉन्सिव करना शुरू करेंगे तो ये वाली चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी, एलजी एमडी एसएम डिफरेंट रेजोल्यूशन जो है वो चेंज करके ना स्विच करके आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, फॉर द आईपैड, फॉर द फोन, फॉर द डेस्कटॉप, ये आपको आसानी दी हुई है। हाँ ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है
को गूगल क्रोम डेव टूल के अंदर इसमें आप जाके एक मिरर करके वो बता देता है। एक्सेल तो नहीं रिजल्ट होता, एक्सेल तो डिवाइस भी पता चलता है वेबसाइट बनने के बाद, लेकिन आपको एक आइडिया दे देता है कि यार ये जो आप काम कर रहे हो ठीक डायरेक्शन में कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी रिस्पॉन्सिव व्यू को क्लासेस इंप्लीमेंट करने के बाद उसको समझने में फ्रंट एंड पे उसका क्या आउटपुट आ रहा है। तो वन बाय वन आपको पूरे पेज में, जैसे मैंने बाकी भी जगहों पे जाके इमेजेस के ऊपर भी क्लासेस लगाई और वो जाके सारा सेट किया और स्ट्रक्चर रेडी किया मैंने वगैरह वगैरह, वो आपका कॉन्सेप्ट यकीन क्लियर होगा। बाकी दूसरा प्रोसेस हम देख लेते हैं जो आप कह रहे हो कि स्वाइपर आपने किसी जगह पे यहाँ भी यूज किया है अभी राइट नाउ? सर वो मैंने लगाया था लेकिन फिर हटा दिया था क्योंकि इस कार्ड्स पे लगाया था, वो फिर सबसे रिस्पॉन्सिव ध्यान करती रखें एक चीज और मैंने आप लोगों से थी पहले भी तो रिक्वेस्ट की है, कोई चीज अगर आप लोगों को इशू कर रही हो ना तो वो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया करो। मैं तो उसको देख के सजेस्ट कर सकता हूँ ना आपको, जब तक आप लोग इम्प्लीमेंटेड फॉर्मेट में रखोगे नहीं इसको तो मुझे पता नहीं चलेगा। जहाँ पे आप लोगों को कोई भी इशू आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट करके डिप्लॉय कर दो, फिर आप मुझसे क्वेश्चन करोगे अच्छा तो ये चीज हमें थोड़ी गाइड कर दें आप, मेरे लिए आसान होगा। अब मेरे पास इम्प्लीमेंटेड है ही नहीं कोड, मैं आपको क्या आंसर करूँ, ठीक है? तो ठीक फिर है आप सर, फिर आप रहने दें स्वाइपर, इसको पहले मैं इम्प्लीमेंट कर लूंगी कल यस फिर। यस यस, तो आप खुद एक्सपीरियंस करके देखो, जहां पे नहीं आएगा वहीं पे आपने डिप्लॉयड रखना है उसको और स्क्रीनशॉट शेयर कर देने ग्रुप के अंदर। ओके। सर ये देख लें, ये फलाना फलाना ने सब पूरा जो हम क्लाइंट के साथ पता है ऐसे ही काम कर रहे हो। अगर हमें कोई चीज एज अ डेवलपर हमने कोई रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करनी है और हमें समझ नहीं आ रही और एग्जिस्टिंग हुई भी है, तो हम क्या करते हैं एग्जिस्टिंग के स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, डिटेल्स लिखते हैं। अगर हमें डिटेल्स लिखनी नहीं आ रही तो हम एआई से हेल्प ले लेते हैं, हम डिटेल्स लिखते हैं, इशू पूछते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं और फिर उसको बता देते हैं कि भाई ये चीज़ हमें बता दो तो कैसे इंप्लीमेंट करवानी है उसे, देन फिर हम उससे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बताना सम लॉस्ट गैलेक्सी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैं एक अलग गैलेक्सी पे हूँ और आप लोग एक अलग गैलेक्सी में। मतलब कि पहले सबसे पहले फोटोशॉप पे उसको डिजाइन डिजाइन कैसा होना चाहिए, नहीं नहीं फीचर की बात करूँ, लेट्स सपोज जैसे अभी आशी ने बोला कि स्वाइपर इंप्लीमेंट करने की उन्होंने कोशिश की और उसमें उनको इश्यूज आए। अब मैं क्लाइंट को बात कर रहा हूँ ना, मुझे क्लाइंट ने कहा यार स्वाइपर लगा दो, मैंने उसको कहा यार मैंने लगाया तो था स्वाइपर लेकिन ये मसला आ गया, वो कहेगा यार क्या बात कर रहे हो, वो समझ ही नहीं आएगी उसको। हाँ मेरा क्या तरीका होगा, मैं क्या करूँगा जो एक जिस पेज पे मैं काम कर रहा हूँ ना, अगर तो मैं चाहता हूँ उसको एज इट इज रखूँ और उसी का एक क्लोन जनरेट कर लूँ, एक और पेज बना लूँ स्वाइपर के लिए स्पेसिफिकली, उसको समझाने के लिए बताने के लिए कि देखें जी ये मैंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी, उसमें ये चीज़ें थी, अब आप मुझे बताएं इसको मैंने आगे कैसे बनाना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है। वो मुझे हो सकता है गाइड कर दे, बता दे कि अच्छा यार ऐसे ठीक है तुमने यहाँ तक बना दिया, इसको इस तरह से मॉडिफाई कर लो, एडिट कर लो, कस्टमाइज कर लो। हम इस तरह से कोलैबोरेट करके और चीज़ों को लेके चल जाते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन स्किल्स। जितना अच्छे अंदाज में आप क्लाइंट को एलैबोरेट करोगे, एक्सप्लेन करोगे, उतना क्विकली उसको समझ आएगी बात, समझेगा और वो आगे प्रोसीड करने में आपको भी हेल्प कर रहा होगा, आपको भी अपने काम की समझ आ रही होगी, आप इम्प्लीमेंटेशन भी उसी ट्रैक में कर रहे होगे जिसमें वो जिस तरीके से वो करवाना चाह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन। ये आपकी चीज़ें काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। हमजा बच्चे आपने लिंक नहीं शेयर किया डिप्लॉयड वाला, आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया था उसके बाद खामोशी आ गई आपकी तरफ से। या मेरे तो वीडियो पे अपलोड है सर, वर्सल 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 पे बच्चे वर्सल पे करो सर आप। इसको मैंने सर इसका लिंक मैंने पेज स्पीड इनसाइट पे डाल के देखा था। पेज स्पीड इनसाइट पे गुड, जबरदस्त, नाइस, ये भी अच्छी चीज़ याद करवा दी आपने, ये तो बहुत अच्छी चीज़ याद करवा दी आपने। पेज स्पीड इनसाइट, क्योंकि ये स्टैटिक HTML है तो इसकी परफॉर्मेंस मैटर कर सकती है, मैटर कर सकती है। दैट्स व्हाई आई स्विच्ड स्टार्टेड Next.js। Next.js में जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कोड व्यू सोर्स करके दिखाया था, वो आपके कोड को ही कंप्रेस करते थे। जैसे अभी 58 परफॉर्मेंस आ रही है फॉर द मोबाइल डेस्कटॉप, ठीक है, तो आपको सारी डिटेल्स आपको वन बाय वन एनालिसिस करके नीचे स्विच भी कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें बेहतर करनी चाहिए आपको, वो नीचे सजेशन भी दे रहा है आपको। Suggestions improve image, render blocking request, layout, shift, culprit, इन तमाम चीज़ों का बेसिक लेवल का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। फिगर आउट करना, देखना, यहाँ पे आके चेक करना और इसको सेट करना एज पर द सजेशन। जो ये सजेशन दे रहे हैं ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको कोड लेवल पे आनी चाहिए। जैसे ही अगर आपकी अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है, और ये चीज़ आएगी वैसे तभी जब आप लोग सुबह दोपहर शाम हर वक्त लैपटॉप स्क्रीन जो डिवाइसेस हैं उसके ऊपर लेके बैठे रहेंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी आप लोगों को समझ आने लगेगी कि क्या बातें हो रही हैं, किधर जा रहे हैं हम, किस डायरेक्शन में हमने जाना है, किस ट्रैक पे हमने जाना है, किस साइड को हमने लेके चलना है।
और उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप लोगों को मंथली बेसिस पे एक अच्छी लमसम अमाउंट में मिलना शुरू हो जाएगी, जो कि मेन टारगेट गोल है इस तमाम सारे प्रोसेस को करने का। मकसद ये है कि लोगों की ज़िंदगी आसान करना। अब क्लाइंट ने वेबसाइट ओपन की और उसके ऊपर रिजल्ट आ रहा है जी 59, 85, 89, 82, और आपने क्या, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डेवलपर, उसकी ज़िंदगी क्या कैसे आपने आसान करनी है। इसको भी 100 पे लेके जाना है, इसको भी 100 पे लेके जाना है, इसको भी 100 पे और इसको भी 100। जब आप ये चारों पॉइंट चारों आने चित्त कर देंगे। है क्लास उसी की, लेकिन आशी को कुछ रिस्पॉन्सिव व्यूज के इश्यूज आ रहे थे, वो एड्रेस कर रहा हूँ मैं पहले। आज वो नेक्स्ट डे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये जब आप इसको 100 पे इसको ग्रीन राउंड में इसको आप सिग्नल कर देंगे तो वो इस जेएस की क्लासें इन्होंने ली है सारों ने। जेएस की क्लासेस जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हो? हाँ वो भी बेसिक। अच्छा देखो मैं आपको दे रहा हूँ बेसिक कंसोल तो सारा होता है ना, प्रिंट मतलब देना उसको, बेसिक बेसिक कंसोल डॉट लॉग, ये सारी चीजें आप लोग बैकएंड में बहुत डिटेल में देखोगे। मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया देना है, ट्रैक पे, यानी कि एक ऐसा बंदा जिसको पता ही नहीं है कोडिंग क्या होती है। अब आप लोग सारे बच्चे जो भी मोस्टली मेरे क्लास में आ रहे होते हैं, उन बच्चों को पता ही नहीं होता कि कोडिंग है क्या। मैंने आप लोगों को ट्रैक पे चढ़ा दिया, चढ़ गए आप लोग चलिए। काफ़ी सारे बच्चे, आप तो खैर ऑलरेडी मार्केट में हम सब बच्चे काम कर रहे हो, आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ों का पता है। अब आप लोग क्या करोगे एज अ नेक्स्ट फेज, जो कि 4 अक्टूबर से, यानी कि नेक्स्ट आप लोगों की जो क्लास होगी वीकेंड पे, आज है जी 27, 4 से इंशाल्लाह जो आप लोगों का ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप लोग मेनली बैकएंड पे फोकस कर रहे हो। कंसोल डॉट लॉग, एपीआई इंटीग्रेशन, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.जेएस, नॉट.जेएस, जो कि आप लोगों के सारे सिस्टम्स पे नॉट.जेएस आ गया। सर ये बैकएंड पे कौन सा करवाएंगे? बता दिया मैंने, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.जेएस, नॉट आप लोगों को ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई है। रिएक्ट कंपोनेंट्स में काम कर रहे होगे आप लोग, पूरा एक लेआउट ऑथेंटिकेशन एपीआई के साथ। हाँ वो सारी चीज़ें आप लोग को बहुत डिटेल में बैकएंड प्रोग्रामिंग आप लोग जब स्टार्ट करोगे, उसमें तमाम चीज़ें एपीआई इंटीग्रेशन, स्पेसिफिकली मर्न स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप लोग ये सारी चीज़ें सीखोगे, करोगे इम्प्लीमेंटेशन। एक पेज होगा लॉगिन का, जैसे मैंने उस दिन भी बात बताई थी। जैसे ये एक पेज है जी जीमेल, और ये आपने कब लगाना है, ये वाला पेज कब लगाना है, क्रिएट करना। अब ये पेज आपने दिखाना कब है यूजर को, जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, वर्सल का लिंक शेयर करें। हाँ वर्सल के लिंक करें शेयर, वर्सल पे एज ट्रैक पे चढ़ जाएंगे हम लोग, देख लेंगे मर्न स्टैक कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ काम किया, वहाँ वर्सल पे डेवलपमेंट की, क्लाइंट को शेयर किया लिंक। उसका व्यू पेज लेना वगैरह वगैरह। क्या नाम ले रहे हो? टर्मिनल का। टर्मिनल। उसकी सारी मतलब कमांड्स है ना। मैं वर्सल सर्वर की बात करूँगा। वर्सल सर्वर के ऊपर डेवलपमेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, और आप लोगों को नॉट जेएस आप लोगों के सिस्टम में होना, रन एनवायरनमेंट रन करना चाहिए, जिसके ऊपर रिएक्ट बेस करेगा। इससे अब आप लोग से क्लासेस नेक्स्ट आप लोग स्विच करने लगे हो बैकएंड प्रोग्रामिंग में, आप लोगों ने काम ही रिएक्ट फ्रेमवर्क में करना है। जितना काम मैंने स्टैटिक करवाया है ना, वो सारा कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने अभी एक टेम्पलेट रेडी करवाई है आप लोगों के सामने यहाँ पे, और लास्ट टाइम मैंने इसको डिप्लॉय भी कर दिया था, डिप्लॉय नहीं किया, आज हम डिप्लॉय भी कर लेते हैं इसको क्विकली गिटहब पे जाकर। और मैंने रन करने दी npm, क्या कमांड होती है जी बच्चे, आशी इसको सर्वर को रन करने की क्या कमांड होती है? npm run dev, ये कमांड होती है अंदर, ये कमांड होती है रन करने की। इसमें तो npm -x भी होती है। ये क्या कमांड होती है जो आशी ने लिखवाई है? ये किस लिए काम आती है, इसका क्या मकसद है इस कमांड को रन करने का? ये कमांड रन करने की काम आती है लोकली। मैंने अपने सिस्टम पे देखना है कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट है जो इसमें काम कर रहा है वो क्या है। नहीं बच्चे इस पे नहीं करना है, वर्सल पे करना है। वर्सल कहते कहते मुझे जो है ना दिमाग मेरे बाबा हो गया। बच्चे एक प्लेटफॉर्म है वर्सल, ठीक है, वर्सल पे आना है हम लोगों ने। वर्सल पे आके आपने अकाउंट कर लेना है क्रिएट। इसको मैं इनकॉग्निटो में ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इंटरफेस पता चल जाए क्या।
आपने यूजिंग योर गिटहब अकाउंट, गिटहब का जो आपका अकाउंट है ना, इसे आप साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे तो आप इसे साइन अप कर सकते हो यूजिंग द गिटहब। हॉबी सिलेक्ट कर लेना and your name, blah blah blah, and continue. Once you complete this process, use the GitHub account. आपके ब्राउजर में ऑलरेडी लॉगिन होता है, पहले GitHub ओपन कर लो ना, साइन इन कर लो। जैसे साइन इन हुआ है और जब आप देन वर्सल पे जाओगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट कर लेगा, लॉग इन साइन अप करवा देगा यूजिंग योर GitHub account, GitHub। And once you are able to create your Vercel account with your GitHub account, then you can easily see all the repos within that account। Vercel के अंदर आपको तमाम जितने भी आपने प्रोजेक्ट GitHub पे रखे हुए हैं उन रेपोज को आप इंपोर्ट करके क्विकली डिप्लॉय कर सकते हो। सिंकिंग हो जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे कोई पैसे नहीं है, और इवन ये आपकी लाइफ टाइम डिप्लॉयमेंट है। बाकी प्लेटफॉर्म से अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो ना, कुछ अर्से के बाद आपका सारा डाटा रिमूव हो जाएगा। तो ये जो काम आप यहाँ पे करोगे, इवन अगर आप किसी क्लाइंट के साथ भी काम कर रहे हो और वो आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता है, किसकी डिटेल प्रोवाइड कर देता है? होस्टिंगर की डिटेल प्रोवाइड करता है। होस्टिंगर एक प्लेटफॉर्म है, इस पे आप जाके डोमेन परचेज करते हैं अपनी क्लाइंट, या आप खुद अगर खुद आप बिजनेस ओनर हैं तो आप अपनी डोमेन परचेज करते हैं। इसी तरह से एक है जी हमारे पास GoDaddy। This is also a platform to get the domain, purchase the domain। इसी तरह से Namecheap। इसी तरह से और बहुत सारे बेतहाशा नाम है, लाइन लगी हुई है, मुझे सर नहीं पता चल रहा। सर वर्डप्रेस यूज पे करते हैं? वर्डप्रेस जी बच्चे, वर्डप्रेस पे क्या क्वेश्चन आ रहा है आपका? सर वर्डप्रेस पे भी डोमेन परचेज करते हैं क्या? वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट आपको एक वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लॉय कर सकते हो, एक फ्री ऑफ कॉस्ट। वर्डप्रेस तो लेकिन वहाँ पर तो डिजाइन कर सकते हैं ना, डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो, लेकिन आपको उस वेबसाइट को लाइव करने के लिए, लाइव डोमेन पे कनेक्ट करने के लिए उसको परचेज करना पड़ेगा, प्रो लेवल करना पड़ेगा। मतलब कि होस्टिंग फ्री में मिल जाती है, डोमेन तो नहीं मिलता। मैं वही कह रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई ओपन द होस्टिंगर, GoDaddy and the Namecheap, GoDaddy and the Namecheap। These are the three main websites। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपने आपने इसको है ना सिर्फ बाउंड नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको जनरल आइडिया देने के लिए। मैं कह रहा हूँ यार, आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, फॉर्चुनेटली आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, maybe anyone didn't get degree, but I'm living in Pakistan and I need to purchase a domain for my newly startup। मेरे पास अदर टाइप की पाइथन की भी है ये। List वेबसाइट, सॉरी हमजा, मैं आपकी बात सुन वेबसाइट जी। आप बताइए आगे क्या, मैंने उससे पूछ लिया जेमिनाई से कि मुझे बता देती है। होस्ट ब्रेक भी है भाई कोई, ये भी सर्वर सी भी है, ठीक है? ये मैं पाकिस्तान में रहते हुए इन कंपनी से परचेज कर सकता हूँ डोमेन। तो जी बच्चे, हमजा बच्चे क्या कह रहे हो, आपके क्वेश्चन कह रहे हो आप? अच्छा, इन 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 प्लेटफॉर्म्स पे होस्टर, पीके, सर्वर सी, नेवी 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 सॉफ्ट, इसमें सारे आ रहे हैं, पाइथन भी लिख सकते हैं, मतलब कि सारे जो बैकएंड के लिए जितने भी होते हैं, पाइथन हो क्या गया। चीज बता रहे हो, क्या नाम ले रहे हो? सर ये मतलब कि जो कि जहाँ से आप लेआउट ले सकते हैं, व्यू पेज। ठीक है, नाम क्या है? मतलब कि जैसे कि पाइथन को टेस्ट करने के लिए नाम क्या है इस प्लेटफॉर्म का, नेम क्या है, नेम बताइए। सर यही है, नोड.जेएस इंस्टॉल करो तो सारे आ जाते हैं। स्पेसिफिकली आप क्या चीज देख रहे हो? अभी मैं उसको सर्च आउट कर लेता हूँ ना, मैं ऐसा ऐसा सर बेहतर मैं कर यहाँ सकता पर हूँ। पाइथन का कोई कोड लिखता हूँ तो यहाँ पे इसमें पाइथन की वर्ड्स आते हैं। अच्छा, बहरहाल आप जो भी प्लेटफॉर्म है यूज कर रहे होगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होस्टिंग आपने ले ली, वेबसोल से ले ली आपने, इजी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है और आपने इसमें से किसी भी प्लेटफॉर्म से जाके डोमेन परचेज करना है। वंस you purchase the domain, just for example, I purchase a domain, a Pakistani brand
फॉर एग्जाम्पल कोला। सबसे सस्ती डोमेन कौन सी साइट से होनी चाहिए डॉट की? सबसे सस्ती जी, वैसे ये आपको उस पर AI से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया जी, colanext.com कस्टम अपनी डोमेन नेम से ब्रांड नेम यूज किया उन्होंने, .com से बनाई, परचेज की, किसी भी प्लेटफॉर्म से होस्टिंगर से परचेज की होगी, हो सकता है इन्होंने GoDaddy से परचेज की हो सकता है इन्होंने नेटसीप से परचेज की हो सकता है इनमें से किसी से परचेज की हो, ठीक है। जो मैंने AI से पूछे हैं, पीके डोमेन, होस्टर और नेक्सस और पता नहीं क्या क्या ब्ला, डिफरेंट कंपनीज है पाकिस्तान में जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं होस्टिंग डोमेन परचेज करने के लिए, होस्टिंग परचेज करने के लिए डोमेन, कस्टम डोमेन। जैसे इनकी कस्टम डोमेन है, जो भी आपका प्रोडक्ट नेम होगा और वो .com के साथ, .pk के साथ, .uk के साथ, जो भी AI ब्लाना फलाना ढिमकाना, बहुत सारा एक डिटेल भी होगा। जब वो आपका फाइनलाइज हो जाएगा, जब वो चीज फाइनलाइज हो जाएगी, देन यू कैन कनेक्ट दैट डोमेन विद इन योर वर्चुअल अकाउंट जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब ये हो गया डन। अब मैं इसका होस्टिंग जो भी डिटेल होगी वो ओपन करूंगा, वहां जाके DNS सेटिंग होती है, DNS, और वो मैं करूंगा जी कनेक्ट विद माय वर्चुअल प्रोजेक्ट। जैसे ये एक वेबसाइट है, इसी तरह से एक और वेबसाइट है, जैसे हमने लास्ट टाइम ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट थी। अब मुझे क्लाइंट इसकी क्या प्रोवाइड कर देता है, डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है। DNS सेटिंग कहाँ पे, होस्टिंगर में, नेमसीप में, GoDaddy में एक DNS, उसको बोलते हैं जी हम, D stand for what, and N stand for what, and S stand for what, domain, domain name N stand system for what, domain and for name name, and S for system. setting, ठीक है। domain name setting zone, उसमें जाके उस सेटिंग में से, इसमें से जाके हमने कनेक्ट करना होता है यहाँ पे डोमेन के अंदर। वर्सल में फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको, कि आपका डिप्लॉयड प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी स्टेजिंग सर्वर पर चल रहा है, जैसे ही आप उसको डोमेन के साथ कनेक्ट करोगे तो वो लाइव लिंक पे वर्कआउट करना शुरू कर देगा, कनेक्ट हो जाएगा। कोड लेवल पे चेंजेस आप कर रहे हो गिटहब में, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो रहा है क्योंकि आपने वो इंपोर्ट करवा दिया है, वो रेपो आपने इंपोर्ट करवा दी है विद इन योर वर्चुअल अकाउंट, तो वो ऑटोमेटिकली सिंक हो रहा है, डिप्लॉयमेंट हो रही है लाइव वेबसाइट पे। आपको इवन आप डायरेक्टली अपने राइट फ्रॉम द VS Code and using the terminal, once you did any change, a single line of change, you can git commit that code, and once you use the command for the pushing the code on the GitHub, तो वो वेबसाइट के ऊपर लाइव चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगी आपको, जो भी डोमेन परचेज हुई, जो भी डोमेन, ठीक है। जो जैसे कोला नेक्स्ट की मैंने आपको एक डोमेन दिखाई, इसी तरह से बहुत सारी डोमेन आपको मिल जाएंगी। google.com है, virtual.com है, github.com है, और figma.com है, वगैरह वगैरह वगैरह। जिस भी क्लाइंट के साथ आप काम करें उसकी स्पेसिफिकली कोई भी डोमेन होती है। जैसे ही आप कोड लेवल पे चेंजेस करेंगे, अगर वो नेक्स्ट ईयर में आप काम कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगी लाइव के ऊपर। अगर आप मेन ब्रांच में काम कर रहे हैं, इस चीज़ को अपने मेक श्योर करना है कि मेन ब्रांच आपकी है जिसमें आप काम कर रहे हैं, और आपने मेन ब्रांच में काम करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि वही सब कुछ लाइव पे चल रहा होता है, तो आपने उस चीज़ को पहले लोकली टेस्ट कर लेना है और उसकी बिल्ड तैयार कर लेनी है। अगर नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट है तो आप उसकी बिल्ड रेडी करते हैं एंड देन डिप्लॉय करते हैं। जब प्रोजेक्ट स्केल अप कर जाता है, जैसे अब से ऑनवर्ड्स आप MongoDB का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे, बैकएंड प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे, तो आपका जो प्रोजेक्ट है पहले वो स्टैटिक था, इजी था, क्विकली चीज़ें आसान थी, खाली सिंपल वे में कंटेंट रेंडर हुआ हुआ था, HTML का स्ट्रक्चर था, एंड देन डिप्लॉयमेंट। लेकिन अब जब आप लोग कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग करना सीखेंगे, डायनामिक चीज़ों को रेंडर करना सीखेंगे, देन आपका प्रोजेक्ट मैच्योर हो जाएगा। और जब प्रोजेक्ट मैच्योर होता है, स्केल अप करता है, कंपोनेंट्स बनते हैं, तो उसको कंपाइल करना पड़ता है। डिप्लॉयमेंट से पहले बिल्ड रेडी करनी पड़ती है, उसकी कंपाइल करते हैं, देन वी डिप्लॉय ऑन द सर्वर। उससे हमारे पास इजी हो जाता है काम, और उसको करने के लिए हम लोकली टेस्ट भी कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी कोड रन कर दिया। चलिए अब हम चलते हैं जी, जो हम काम कर रहे थे, मैं क्लोज कर देता हूँ।
वर्चुअल के अकाउंट पहले ही बना लें आप लोग, ताकि जब आप लोग बैकएंड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें आप लोगों को मसला ही ना हो। आप लोगों के पहले ही अकाउंट क्रिएट हुए हो, आप लोगों को पहले ही नॉट जेएस इंस्टॉल हुई हो, गिटहब का पहले ही पता है आप लोगों को, सब बच्चों को सब पता चल ही गया, व्हिच इज गुड। प्लस पॉइंट फॉर द बैकएंड टू स्टार्ट द बैकएंड कोडिंग, वेरी वेरी गुड। यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, ओपन करना है लोकल होस्ट, क्योंकि ये मुझे कहाँ से पता चल रहा है लोकल होस्ट 3000, ये मैंने अभी सर्वर रन किया तो मुझे उसने बता दिया कि यार आप ना इस वाले आईपी पे देख सकते हो जाके, जो मेरा लोकल आईपी, मेरा सिस्टम जो है इस टाइम एक तरह का इंटरनेट का जो सर्वर रखे हुए हैं ना, उस तरह का एक बिहेवियर दे रहा है वो मुझे। जैसे हमने फॉन्ट ऑसम यूज किया और फॉन्ट ऑसम के अंदर हमने सीडीएन का लिंक लगाया, बूटस्ट्रैप के अंदर सीडीएन का लिंक लगाया, टेलमेंट के अंदर सीडीएन का लिंक लगाते हैं, हम कोई स्वाइपर यूज कर रहे हैं सीडीएन का लिंक लगाते हैं, कोई प्लगइन हम यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप डेट पिकर यूज करते हैं, कोई भी हम प्लगइन यूज करते हैं, सीडीएन के लिंक्स यूज करते हैं, हम डेटा टेबल यूज करते हैं, हम डेट पिकर यूज करते हैं, बहुत सारा काम हम कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीडीएन के लिंक्स यूज करते हैं। सीडीएन के लिंक से कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं ना कहीं हमारे करीब तरीन रीजन में कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है, आपके करीब तरीन रीजन में आपको वो फाइल्स उन्होंने अपलोड की हुई है, जो भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो फैसिलिटी। फॉन्ट ऑसम वाले क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आइकन की। बूटस्ट्रैप वाले क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रेमवर्क की। टेलमेंट वाले फ्रेमवर्क की, कंपोनेंट्स हैं बने बनाए। इसी तरह से आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, स्वाइपर वो एक प्लगइन प्रोवाइड कर रहा है, एलिमेंटर एक प्लगइन है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह से शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो, और वो सारे का सारा आपके कहाँ पे इमेजेस कहाँ अपलोड हो रहे हैं, आपकी लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट की 25,000 वेरिएंट है और वो अपलोड हो रहे हैं उनके सर्वर पे, और वो आपको सर्व हो रहे हैं यूजिंग द कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इमेजेस के लिए। तो ये मैंने कर दिया, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा ये जो पेज था ना वो हो गया है, ये रेडी हो गया। और मैंने ये कहा था आप लोगों को कि जो मैंने काम किया है, कौन सा वाला काम किया थी मैंने, अब मैं वो भी ओपन कर लेता हूँ। ये तो मैंने वो काम था ना जो मैंने नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट रन करके दिखाया था आपको, जो कि बेस कर रहा है रिएक्ट के ऊपर। और मैंने दूसरा वाला जो काम किया है जी वो है बूटस्ट्रैप फाइल एक्सप्लोरर, then I'm able to open the desktop project। और मैं किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जी, क्या नाम था मेरे प्रोजेक्ट का जिसमें मैंने आप लोगों को बूटस्ट्रैप करना सिखाया था, क्या नाम था प्रोजेक्ट? ऑनलाइन एजुकेशन। या दिस वाज द प्रोजेक्ट। और ये आ गया जी, मैंने इसे ओपन करना है cmd एंटर कोड डॉट एंटर, सॉरी कोड एंटर VS कोड ओपन कर लिया मैंने। और अब मैंने रन भी कर लेना है इसको। आइडिया दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो काम मैंने किया कि हमने कन्वर्ट किसको करना है। बाय डिफॉल्ट जब आप नेक्स्ट.js इंस्टॉल करते हो तो टेलमेंट फ्रेमवर्क आता है, इसमें मैंने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क किया हुआ है। तो मुझे एक लेआउट दिखाने के लिए आप लोगों को डिस्प्लेड फॉर्मेट में कुछ फाइल्स भी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी, इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी फॉर द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। बाय डिफॉल्ट ये जो आप लेआउट देख रहे हो ये किससे क्रिएट हो रहा है, टेलमेंट से। जितना भी स्ट्रक्चर लेआउट है रेडी हो रहा है टेलमेंट से। मैंने करना है कन्वर्ट विद बूटस्ट्रैप, सिर्फ समझाने के लिए। काम अब से ऑनवर्ड आप लोगों ने टेलमेंट भी करना है भाई, माइंड बना लें आप लोग। तो मैं चलता हूँ जी, मैंने एक वेबसाइट आप लोगों को बताई थी, ऑनलाइन कन्वर्टर HTML to .tsx, और इसमें जाके मैंने ओपन कर लेना है तो क्लिक। अब यहाँ पे मैं HTML कोड ऐड करता हूँ तो मुझे उसका एक जनरेट कर देता है रन टाइम पे कोड फॉर द नेक्स्ट.js रिएक्ट बेस, ठीक है, वो कन्वर्ट करके उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। दूसरा मैंने ऑप्शन क्या बताया था आपको, आप जाओ ग्रॉक के पास, ग्रॉक को बोलो जाके कि मुझे इसी पेज को बनाना है विद इन द नेक्स्ट.js, जो कि मैंने लोकली इंस्टॉल कर दिया है, और उसको कन्वर्ट कर दे। और कनेक्ट करना है, अपलोड। मैं सबसे पहले ना फाइल अपलोड, फाइल है जी डेस्कटॉप पे, so that I basically
AI knows कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ। index.html एंड अपलोड। मैंने फाइल अपलोड कर दी, मैं कह रहा हूँ यार हेल्प मी टू कन्वर्ट द होम पेज into the next.js code I have installed the next.js locally and now I want to run this in or here I want to mention Grok यूज करें। Grok आपको प्रोग्रामिंग एंड पे बहुत जबरदस्त हेल्प करेगा। Grok is highly recommended for programming. Here I want to mention that I created the page. I want to say that I created the page using the page using Bootstrap. And Bootstrap and the next is which I've installed by default, it is based on Tailwind। मैंने उसको explicitly बता दिया ताकि मुझे उसी के अकॉर्डिंग ही हेल्प करे। डिटेल मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया, तो प्लीज हेल्प मी अकॉर्डिंगली। मिन्नत समानत भी कर लेंगे आप AI से। मिन्नत समानत से वो काम हो जाते हैं जो अकड़ के नहीं होते, अकड़ेंगे यहाँ काम खराब। मिन्नत समानत करना सीख लें, जिंदगी आसान हो जाएगी। पहली जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। अच्छा जी, तो प्लीज हेल्प मी अकॉर्डिंगली। ग्रॉक से आपको मजबूरन इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, उर्दू में मेरा एक्सपीरियंस नहीं मैं बात करने का। चैट जीपीटी से आप कर सकते हैं, चैट जीपीटी से आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं, उर्दू में हेल्प करेगा। तो प्लीज चैट जीपीटी से उर्दू में बात करें, इंग्लिश में कंपाइल करवाएं प्रॉम्प्ट, ग्रॉक पे लिखें और जिंदगी एआई में घूम जाएगी। तो प्लीज हेल्प मी अकॉर्डिंगली। ये मैंने एंड पे तरला मारा और ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख के तरला मारा। So started providing the details accordingly. Wow, that's something cool features I have। इसका प्रीव्यू भी जनरेट करके दे रहा है, चेक कर रहे हैं आप। उसने each and every part convert किया उसने using the next.js code। Okay, that's great। Wow, that's something। उसने वेरिएबल भी डिफाइन कर दिया, देख रहे हैं आप। Oh, wow, wow, एरे डिफाइन कर दिया उसने। नेम जो हमने कार्ड बनाया, कौन सा वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, आपको वो याद होगा मैंने एक मल्टीपल कार्ड बनाए थे और द टैब मैंने जब ये कंपोनेंट बनाया था, उसने क्या किया, इसको रेंडर करवाया है वेरिएबल के लिए। तो ये बहुत बड़ी खूबसूरती है नेक्स्ट.जेएस की कि आपको हर चीज हार्ड कोड नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप जेसन फाइल के जरिए, जैसे मैंने बहुत पहले भी तस्वीरें की, मैं जेसन फाइल मैं पहले दिन से बताता चला आ रहा हूँ। अब उस फेज में आप लोग एंटर हो गए हैं। अब आपका जो शहर लाहौर है, आपने इनको मतलब ये पूरी HTML फाइल सेंड की है। मैंने इंडेक्स दिया, मैंने index.html दिया, क्योंकि मैंने index.htmल में ये सारी चीजें बनाई हुई, सारी चीजें बनाई, वो मैंने कोड उसको प्रोवाइड कर दिया ग्रॉक को, और उसने मुझे उसी के अकॉर्डिंगली हेल्प कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली हेल्प कर रहा है। टॉगल मेन्यू ब्ला 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 ब्ला। और मैंने ये भी बताया कि भाई जो आपका जो मैंने नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल किया ना लोकली, वो बेस कर रहा है टेलविंड पे, तो मुझे टेलविंड के हिसाब से हेल्प नहीं चाहिए, बल्कि मुझे बूटस्ट्रैप के हिसाब से help चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली उसने बहुत सारी चीजें भी अपग्रेड की हैं। अब ये सारा कंपाइल होके ना ये कोड आ गया, तो प्रीव्यू भी देख लेते हैं। नो, इट्स नॉट वर्किंग। कोड कोड मेरे लिए हेल्प कर सकता है। अभी टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसे यूज कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है यहाँ पे, जब उसने बनाया ना जी, वो
वो मुझे गाइड भी कर रहा है, वो सिर्फ मुझे नहीं कह रहा, मुझे गाइड भी कर रहा है। योर बूटस्ट्रैप बेस्ड होम पेज इनटू नेक्स्ट एप्लीकेशन यूजिंग Tailwind, I will create a Next.js page that has replicates the structure and functionality of your provided HTML while opting the styling bootstrap blah 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 blah। ठीक है, तो ये मैं इससे एक और रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, अगर इन केस उसने मुझे बता दिया जी इस तरह कमांड, ये हम कमांड दे चुके हैं, हमें इसको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉल एंड ब्ला एंड ब्ला एंड ब्ला। ठीक है जी, काफ़ी सारी डिटेल दी है उसने, यानी कि ये वही वाली बात कि आपको प्रोग्रामेटिकली भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने में आपको ग्रॉक हेल्प कर रहा होता है। ChatGPT भी हेल्प करेगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करेगा, लेकिन ग्रॉक आपको डिटेल बताएगा भी, ओवरव्यू भी देगा, ChatGPT भी बताएगा, ग्रॉक भी बताएगा, जेमिनी भी बताएगा, डीसी भी बताएगा। ग्रॉक हाईली रिकमेंडेड है, चारों में अगर रैंकिंग करें तो ग्रॉक नंबर 1 पे आएगा। प्रोग्रामिंग आप इस पे स्टैटिक हार्ड कोड भी करवा सकते हैं जनरेट, लेकिन प्रोग्रामिंग एंड पे लॉजिक्स आपकी रॉक सॉलिड कर देगा अगर आप रॉक को यूज करें। आप सिर्फ आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, बल्कि आपको पता भी चल रहा होगा कि ये चीजें वर्कआउट कैसे करनी होती हैं, वो हर चीज डिटेल में एलैबोरेट करेगा लाइन बाय लाइन। एलन मस्क, ग्रॉक बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ट्विटर, एक्स ट्विटर, प्रीवियसली ट्विटर था, अब वो एक्स बन गया, अब एलन मस्क, स्टारलिंक, स्पेस, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट में, टेस्ला और पता नहीं फलाना फलाना, तो ये उसी का हिस्सा है ड्रॉप। ये मैंने कुछ आपको हिस्ट्री बता दी। मैं ये कह रहा हूँ यार, मुझे ना, मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जितना भी स्ट्रक्चर है ना वो .js में नहीं है। ये चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि अगर आप लोगों को कोई क्लाइंट मिल जाए ना तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने, बल्कि तो कहना है हम करके देंगे काम, मसला ही कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं, हमारे पास ग्रॉक है ना, किस दिन काम आएगा ग्रॉक, फ्री सर्विस से फ़ायदा उठाएंगे आप लोग। तो और मैं भी काम ऐसे ही कर रहा हूँ, और मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के लॉजिक्स लिखूँ, सोचूँ, करूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि मैंने और 10 काम देखने होते हैं, मैंने बेगम को दही भी ला के दी होती है, बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने क्या करना जी, मैंने कहना प्लीज कैन यू प्लीज कन्वर्ट, क्योंकि हाँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है, दिस इज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों तो को यहाँ पर फिर f.js आएगा। हाँ है पेज डॉट tsx। जब हम नेक्स्ट जेएस में काम कर रहे होते हैं तो ये एक्सटेंशन चेंज हो रही है यहाँ HTML से आपका एक्सटेंशन में आ रही है, हाँ रिएक्ट में आके नेक्स्ट जेएस में आके चेंज होगी डॉट, और उसमें जो मुझे कोड बना के दिए है वो डॉट जेएस के साथ बना के दिए, चल ऐसे भी जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ डॉट tsx के साथ तो मैं उसके रिक्वेस्ट कर लेता हूँ प्लीज कन्वर्ट दिस इन dot tsx format as I am currently working with in that format। इसको स्क्रीनशॉट रेफरेंस के लिए प्लीज as a reference please check the screenshot। ये मैंने इसका ओपन किया जिसमें मैं काम कर रहा था, इसका मैंने लिया स्क्रीनशॉट, मैंने क्लोज कर दिया। स्क्रीनशॉट पेस्ट एंड ठीक हो गया जी। तो उसने मुझे उसी के अकॉर्डिंगली मुझे गाइड कर दिया। आप लोग इनिशियली काम ऐसे करना चाह रहे हैं ना, सीखना चाह रहे हैं, कर सकते हैं इसे, लेकिन आप लोगों ने ये कोड लिखवाने के बाद मतलब क्या होता है इंपोर्ट, इसको कोड लिखने के बाद ना, जब ये कोड लिख लेगा तो आपने इसको वन बाय वन ना जरा देख लेना है, एक दफा गो थ्रू कर लेना है इसने किया क्या स्टार्टिंग में सीखने के लिए ऑन इनिशियल फेजेस। क्योंकि पाइथन में भी इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट हाँ वहाँ पर इसमें लॉगिन पेज वगैरह लगा सकते हैं इंपोर्ट। बिल्कुल, इसमें आप लोगों को जब आप लोग कोड पढ़ोगे ना तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, जैसे मैं कंपोनेंट्स लगा हूँ बड़े दिनों से, तो इसमें क्या होता है कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर चल रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक इमेज यूज किया है, ठीक है, दिस इज इमेज। इसी तरह से मैंने क्या यूज किया है, मैंने यूज किया है लिंक। लिंक मतलब मैंने अपने पेज के लिए लिंक यूज किया। हाँ लिंक यूज किया जी, ये एक लिंक यूज किया है, और मैंने लिंक यूज किया है, ये लिंक यूज किया है, ये लिंक यूज
ये लिंक यूज किया, ये लिंक मतलब एंकर टैग, within the HTML it is called an anchor tag, and within the Next.js it is called a link component. Next.js is called a link component. तो Next.js रिएक्ट में क्या काम हो रहा होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी रिएक्ट की वेबसाइट ओपन की थी, तो वो मुझे क्या बता रहा है जी, मुझे बता रहा है और Next.js की वेबसाइट मैंने ओपन की, ठीक है। ये चीज React.js में हम API बना सकते हैं। APIs बनाएंगे, आप लोग करेंगे, यस। ये क्या कह रहा है जी आपको, रिएक्ट कंपोनेंट्स के ऊपर, इसमें क्या है, लिंक और इमेज, ये क्या है, सबके सब रिएक्ट के बने बनाए कंपोनेंट हैं, ऑलरेडी बने बनाए कंपोनेंट हैं। आप क्या कर सकते हो, आपने सिर्फ उनको बुक करना है, कॉल करना है। जैसे मेरे केस में मुझे रिक्वायरमेंट है, इसको लिंक्स को यूज करना है, मैंने बनाना है, तो मैंने इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, रिएक्ट फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए उस वाले कंपोनेंट को कॉल किया। कहाँ पे कॉल कर रहा हूँ जी मैं, जहाँ पे ये उसने मुझे कोड जनरेट करके दिया, इमेज, लिंक और ब्ला ब्ला, स्टेट, यूज स्टेट। रिएक्ट के अंदर ना स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स मतलब जैसे आप रह रहे हैं, पाकिस्तान एक स्टेट है, जस्ट लाइक दैट, उसके अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस। तो स्टेट क्या है जी, आपकी स्टेट पेज ओपन हुआ, एक स्टेट है। अब मिसाल के तौर पे पेज के ऊपर आप कोई बिहेवियर लगाते हो, बिहेवियर क्या लगाते हो, क्लिक के ऊपर, सर्च के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो, कोई डिटेल्स आ जाए, कोई एरिया सर्च करना है उसमें, कोई यूजर नेम सर्च करना है, कोई डिटेल सर्च करनी है, किसी कस्टमर को सर्च करना है, मतलब SQL में बिल्कुल वो एक डिफरेंट स्टेट होगी। बिल्कुल बिल्कुल हम जैसे कह रहे हैं, कोई डेटाबेस से आपने डिटेल्स बुक करके लेकर आनी है, वो डिफरेंट स्टेट होगी, उसी में APIs के जरिए काम करेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका एक इंटरफेस का ये आ गया, स्टेट आ गई आपके सामने, जो पेज ओपन हो गया। इसके बाद जो एक्शन परफॉर्म होगा वो एक और स्टेट होगी। तो रिएक्ट के अंदर आपको डिफरेंट स्टेट्स मिलती हैं बनी बनाई, डिफरेंट स्टेट्स। तो इसी चीज का कॉन्सेप्ट उसने यूज किया। जब हम पेज पे काम करने लगते हैं, शुरू करने लगते हैं, तो उस पेज पे काम करने के लिए हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जो हमारे पेज को क्विकली डेवलप कर रहे होते हैं, बना के और फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर रहे होते हैं। और उसका ये बेनिफिट होता है, इन तमाम कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करके, इन तमाम स्ट्रक्चर को ऑलरेडी लगाकर हमारे पेज की जो वेब परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। वही वाली बात पेज स्पीड इनसाइट वाली, कि जब हम इस पेज को बना के और डिप्लॉय करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो स्पीड आ रही होगी, क्योंकि हमने कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग की हुई होगी, और कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग में सारा पेज नहीं रीलोड होता। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कोई सर्च करना है, मैंने कोई यहाँ पे फंक्शनैलिटी लगानी है, मैंने कोई और काम करना है वगैरह, जैसे मैंने क्या फंक्शनैलिटी लगाई हुई है, मॉडल पॉपअप ओपन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इससे सारे पेज का इम्पैक्ट नहीं आएगा, स्पेसिफिकली उस कंपोनेंट के अंदर जाके उसी चीज को वो हुक करके लेकर आएगा। अगर डेटाबेस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला इमेज डेटाबेस के अंदर रखा हुआ है, MongoDB पे रखा हुआ है, और वहां पे जैसे ये क्लिक हो रहा है, जैसे यूजर ने इसके ऊपर क्लिक किया और ये इमेज उसको डिस्प्ले हुआ, तो इसने क्या किया, स्पेसिफिकली वो इमेज को जाएगा और वो हुक करके ले आएगा। इवन ये भी कैसे कर लेगा, बार बार रिक्वेस्ट भी नहीं जाएगी। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो इट्स क्वाइट पॉसिबल चांसेस कि वो हर दफा क्लिक करने पे दोबारा रिक्वेस्ट जाए सर्वर के ऊपर। उसकी वजह से पेज स्पीड इनसाइट के ऊपर जब आप वेब परफॉर्मेंस चेक करते हो पेज की, तो उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन क्योंकि हमने कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग की हुई है, रिएक्ट फ्रेमवर्क में, Next.js में काम कर रहे हैं, तो चीज़ें हमारी क्विकली रेंडर हो रही होती हैं, हमारी रिक्वेस्ट बहुत मिनिमल हो जाती है और हमारा पेज क्विकली लोड हो रहा होता है। अच्छा जी, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसी को चेक कर लेते हैं ऑन अ ट्रायल बेसिस। ऑन अ ट्रायल बेसिस वो क्या कह रहा है जी, मुझे कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा है जी। बेसिक चीज़ें कहाँ बता रहा है जी, तो वो कह रहा है, I don't want to scroll. So वो मुझे डिटेल्स भी दे रहा है, सिंस यू आर वर्किंग इन टाइपस्क्रिप्ट एनवायरनमेंट, टाइपस्क्रिप्ट एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, TSX हमारा जो टाइप, जैसे जावास्क्रिप्ट होता है इसी तरह से टाइपस्क्रिप्ट होता है। नेक्स्ट रिएक्ट में टाइपस्क्रिप्ट के अंदर काम हो रहा होता है। इंस्टॉल टेलविंड इफ नॉट, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम ये वाली कमांड रन करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट जब आप Next.js इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट आता है, और उसने हमें कॉन्फ़िगर टेलविंड CSS की कुछ अपडेट्स भी दे दी हैं। अगर हम चाहें तो ये ऐड ऑन कर सकते हैं विद इन द आवर टेल। ये है जी हमारी फाइल का नाम है, क्या नाम है फाइल का, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फाइल,
tailwind.config.js और हमारे पास कहाँ आ रही है जी tailwind config.js नहीं आ रही so we can create this file as I don't have this file I may need to create this ठीक है ना so it's not much तो मैं क्या कर लेता हूँ मैं यहीं पे जाके एक अदर फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ये वाली रूट पे ही रूट पे ये वाली फाइल क्रिएट कर लेते हैं जी हम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन आपने रखनी है .js यस ओके डन फाइल क्रिएट हो गई और यहाँ पे जाके मैंने इसे ऐड कर देना है कॉपी सारा कोड कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट ऑन कर दिया बेसिक चीज़ें टाइप इंपोर्ट टेलविंड css config मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स ठीक है js cxx और ब्ला 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 एंड थीम यहाँ पे जाके कुछ हम और वेरिएबल्स कोई हम थीम ब्रांडिंग कलर्स हैं जैसे हमने style.css में लिखना चाहिए हम यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे जैसे हम इन चीज़ों को आगे देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल्स मिल जाएंगी आपको आप लोग इन चीज़ों को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो अच्छा जी यहाँ पे हम जाएंगे एंड देन global.css ग्लोबल ये आ रही है जी ग्लोबल css हमारी और उसके अंदर ये डिटेल्स आ रही है तो आई डोंट थिंक मुझे ज़रूरत है ये आ रही हैं चीज़ें ऑलरेडी बेस और नहीं बेस नहीं आ रही बेस नहीं आ रही नो सो आई नीड टू यूज द बेस कंपोनेंट एंड यूटिलिटी import tailwind import base component and utility एंड वो जैसे हम कमांड रन करेंगे तो होपफुली मसला हमारा हो जाएगा हाँ वो कमांड रन करेंगे तो मसला होगा हमारा अच्छा जी ये लगाने के बाद हम चलते हैं जी इसने हमें बता दिया जी ठीक है क्रिएट अ पब्लिक फोल्डर और लोगो रख देना है उसमें ठीक है आपने जैसे कि पब्लिक फोल्डर में मैंने लास्ट टाइम जब हमने गए थे पब्लिक फोल्डर में तो हमें नेक्स्ट जेएस का लोगो भी मिल गया था यहाँ पे ठीक है ना दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जो हमें यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कहाँ है जी ये रहा दिस इज नेक्स्ट ये लोगो वो इसी की बात कर रहे हैं कि वो आपका लोगो यहाँ रखा हुआ है एंड रन द एप्लीकेशन रन एप्लीकेशन तो अगेन हमने जाना है जी page.tsx एंड क्लोन द कोड अब एग्जिस्टिंग को मैंने करना है रिमूव और page.txt अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ ऑफ सेव और यहाँ पे आके मैं सर्वर को एक दफ़ा रीलोड भी कर देता हूँ ठीक है सर्वर को मैं करता हूँ ऑफ यस और ये जी npm install enter and then npm run dev फ्रेश स्टार्ट कर लिया मैंने उसने मुझे इशू बता दिया कि जी आपका जो यूज स्टेट है ना कुछ उसमें इशू आ रहा है ठीक है उसको मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा देन आई एम एबल टू सी द फाइनल आउटपुट तो इसके साथ मुझे क्या करना है जी एक होता है जी हमारा यूज क्लाइंट का ना हमारा एक होता है ऑप्शन वो मैंने लगाना है अच्छा ये चीज़ ना मैं पूछ सकता हूँ जाके यही वाला एरर मैं क्या करूँगा कॉपी पेस्ट करूँगा ये मैंने किया कॉपी और मैं जहाँ पे हेल्प ले रहा हूँ ड्रॉप से वहाँ पे ना मुझे वो एक कोड स्निपेट प्रोवाइड करेगा प्रोबेबली वो मैंने ऐड ऑन करना है above the file page.txt I am pasting this मैंने एरर कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया उसने मुझे page.txt का ना जो मैंने अभी page.txt मैंने अपडेट किया है
उसने मुझे उसको अपग्रेड करके बता दिया। व्यू जनरेट हो गया कोड, और उसमें ये लाइन जो है ना उसने ऐड की है। ये मुझे अगर मैं पढ़ूँ इसको, डिटेल में पढ़ना चाहूँ, अव्वल तो मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं होता और ना ही मैं पढ़ना चाह रहा होता हूँ। ओके, अच्छा वो स्टिल कंपाइलिंग द कोड। तो मुझे बताएगा, डिटेल बताएगा, वो कंपाइल कर लेगा कोड, उसके बाद मुझे एक्सप्लेन करेगा कि जो आपका यूज क्लाइंट है, यूज क्लाइंट ये आपको क्यों ऐड करना पड़ा है, क्यों, क्योंकि आपने स्टेट यूज की है, यूज स्टेट फॉर द रिएक्ट। रिएक्ट कंपोनेंट में क्या होता है, जब आप रिएक्ट कंपोनेंट यूज करते हो, उसकी स्टेट यूज करते हो, तो फ्रंट एंड पे आपको उस चीज को डिस्प्ले में, जैसे अभी हमने डिस्प्ले करवाना था, उन चीजों को डिस्प्ले करने के लिए फ्रंट एंड पे आपको यूज क्लाइंट का लाइन ऐड करना पड़ता है, देन ही आप उसके इशू को रिजॉल्व कर सकते हो। जी बच्चे, हम आप क्या कह रहे हो? कर दिया, गुड, नाइस, सही है। अच्छा जी, वो यही बता रहे हैं आपको, उसने एक्सप्लेन कर दिया कि जो आपका यूज क्लाइंट है ना, वो एक डायरेक्टरी है, वो आपको बता रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है आपके ब्राउजर को, बता रहा है कि यार हमने ये वाली स्टेट यूज की है, रिएक्ट की स्टेट यूज की है, उसको आपने अकॉर्डिंगली ब्राउजर में प्रोसेस करना है और डिस्प्ले कर देना है, प्रोसेस करना है और डिस्प्ले कर देना है। डायरेक्टरी है वो, डायरेक्शन सेट कर रहा है वो, उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। So add directive, the updated file code used at the top, which tells Next.js to render the component as a client component, allowing the use of use state, allowing the use of use state. Oh, ये तो next level इंग्लिश नहीं होगी। वाह। अच्छा जी, अब हम क्या कर लिए जी, हमने इसको ओपन किया और इसे किया कॉपी और इसको रिप्लेस कर दिया इसके साथ, सेव किया, और ये जो लाइन आ रही है ना रेड, अभी के लिए मैं इसको, क्योंकि ये जेसन उसके जरिए रेंडर किया उसने, तो मैंने अभी के लिए ऑफ कर दिया। एंड वंस आई रिजॉल्व दिस, आई कैन रीस्टार्ट द सर्वर और मे बी विद एग्जिस्टिंग। मैंने क्या किया, सर्वर रीस्टार्ट कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। ऑन अ सेफ एंड आई रीस्टार्ट द सर्वर एंड रीलोड। इसका सर्वर कैसे, मतलब मेरे वाले में जो है वो इशू आ रहा है। कौन सा आप यूज कर रहे हो सर्वर? अब ये कंपाइल हो रहा है, ठीक है, बैकएंड पे ये कंपाइलेशन हो रही है, दिस इज स्टार्टेड कंपाइलिंग, ये कंपाइलिंग हो रही है। आपने व्हाट्सएप पे डिप्लॉय कर दिया बच्चे? चलेंगे हम व्हाट्सएप पे चलते हैं, हमने डिप्लॉयमेंट कर दिया जी व्हाट्सएप पे। ओके, नाइस, सिंपल है, आसान है, तो बिल्कुल इजी हो गया काम, बेहतरीन हो गया। सो माय वेबसाइट इज गोइंग, सॉरी दुनिया चेंज कर दी है, पहले चेंज कर दी उसने काफ़ी सारी दुनिया। तो ये सारा जी पेज जो हमने बनाया था और ये बन चुका है इसमें, और इसमें बहुत सारी चीज़ें उसने गायब कर दी। वाओ, स्ट्रेंज, पेज मेरा बहुत लंबा है लेकिन इसने तो बिल्कुल ही सब कुछ उड़ा दिया, ठीक है ना। पेज में बहुत सारे सेक्शन स्वाइप पर बनाया हुआ है और वो, तो ऑन अ टेस्टिंग पर्पस, ऑन अ टेस्टिंग पर्पस इसमें काफ़ी सारे मेरे सेक्शन इसने बाय बाय कर दिए, डाटा बाय बाय। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑन अ टेस्टिंग, क्योंकि हमने टेलमेंट के अंदर ही काम करना है मोस्टली, ये मैंने हो गया रेडी, मैंने नेक्स्ट.जेएस में कन्वर्ट किया उसको। रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स को वन बाय वन मैं हार्ड कोड भी करके लगा सकता हूँ, क्लाइंट को दिखाने के लिए हार्ड कोड भी कर सकता हूँ, एग्जैक्टली फिगर आउट करके। उसने मुझे एक प्रोटोटाइप रेडी, मेन बेस लेआउट रेडी कर दिया, बेस्ड ऑन लेआउट जो रेडी करके दिया वो कंपोनेंट भी यूज हो रहे हैं उसमें रिएक्ट के एज पर द जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना रिएक्ट में वेबसाइट बनाने की, बनाया उसने बिल्कुल वैसे ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मिस हो गए हैं पार्ट, जो सेक्शन मिस हो गए वो मैं हार्ड कोड कर सकता हूँ। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे पता है कोड स्ट्रक्चर मैंने ही लिखा है, मुझे ही पता है उन सारे कोड स्ट्रक्चर का, तो मैं वन बाय वन जो चीज़ें मिस हुई हैं, और मैंने की भी सिमेटिक कोडिंग है, मुझे हर सेक्शन का भी पता है, मुझे लेआउट को भी पता है कि अच्छा यार इस वाले कोड स्निपेट को मैं जब अपने सिस्टम में लेकर आऊँगा, इंटीग्रेट करूँगा, तो वो कैसे बनेगा, क्या स्ट्रक्चर लेआउट होगा, वो मैं कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको डिप्लॉय कर लेता हूँ ऑन द गिटहब, और गिटहब पे डिप्लॉयमेंट करने के लिए हम चलते हैं गिटहब के ऑफिशियल अकाउंट पे, और वहाँ जाके हम यूज करते हैं न्यू रेपो,
अजान हो रही है, वेट भी कर लेते हैं हम 2 मिनट। सर ये बैकएंड की एडवांस क्लास होगी बैकएंड तो पढ़ ही नहीं रहे। हाँ ये फ्रंट एंड मैंने बताया कुछ भी नहीं, ना एपीआई लिखी है ना मैंने डीपी इस्तेमाल की है, कुछ नहीं। मैं तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था उसको बना के मैंने कन्वर्ट कर दिया। इजी है, ये तो एक कोर आइडिया है। अजान होती है ना से अच्छा जी, रेपो बन गई। और मुझे इसी रेपो में ही जो मेरे पास कोड मैंने बनाया है मैंने पुश कर देना। तो अभी ये रेपो बिल्कुल एम्प्टी है और एग्जिस्टिंग वो मुझे करना है कोड। तो वो मुझे क्या कह रहा है जी, और पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन। और मैंने इसका जो सेटिंग है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की, उसकी रिमोट सेटिंग जाके मैंने ऐड ओरिजिन ये वाला कर देना है। ओरिजिन मतलब जहाँ पे क्लाउड पे गिटहब ने ये रेपो मेरी बनाई है उसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ अपने लोकल सिस्टम से सर्वर पे। जहाँ भी मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और मुझे गिटहब वालों ने गिटहब कंपनी ने गिटहब के स्ट्रक्चर लेआउट ने सर्वर जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है, क्लाउड बेस्ड सर्वर की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है वो मेरे करीब तरीन रीजन में कहीं भी लोकेट कर रही है। तो उसमें जो लोकेशन आ रही है, जैसे आपने किसी के घर जाना होता है, किसी लोकेशन पर पहुंचना होता है, यू नीड एग्जैक्ट एड्रेस। तो दिस इज द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ दिस रेपो। And if I want to deliver my code to that cloud-based server, then I need to use this address and this command. जैसे हम एड्रेस होता है इस तरह से ये गिट के अंदर कमांड होती है। ये क्लोन भी कर सकते हैं। क्लोन इस केस में नहीं करेंगे, क्यों? हाँ, हमजा का आंसर बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल एक्यूरेट एज पर द रिक्वायरमेंट। वो ये इसलिए नहीं करेंगे बच्चे क्योंकि हमने अपने कोड को पुश करना है जो ऑलरेडी। हाँ, क्लोन तब कर सकते थे स्क्रैच से अगर हम कर रहे होते काम, और फिर उसी के अंदर हम जाके कमांड रन करते, इंस्टॉल करते, नेक्स्ट ये ब्लैंक रेपो ले आते, एग्जिस्टिंग ब्लैंक रेपो क्लोन कर लेते और उसमें फिर फर्दर उसको मैच्योर करते हैं हम, जैसे हमने ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके और कमांड रन की और नेक्स्ट इसका हमने प्रोजेक्ट बनाया। तो क्योंकि हम ऑलरेडी वो सारा प्रोसेस कर चुके हैं तो मैं इस वाली कमांड यूज करूँ, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। वो मैंने कहाँ पे लगानी है जी? वो मैंने यूज करनी है फॉर माय पब्लिक। अच्छा, हम लोगो भी लगा लेते हैं। लोगो मुझे नजर आ रहा है मिसिंग है, वो बेसिक चीज है, वो आनी चाहिए। ठीक है ना, दिस इज द लोगो एंड माय केस लोगो शुड बी, उससे मेरा जो है एमएच मास्टर हब, और वो मैंने लोगो रखना है यहाँ पे। लोकेशन जो है उसकी लोगो की वो इसके अंदर है। तो रियल.js के अंदर पब्लिक में सारी फोटोज वगैरह जी जी, सारा एक इजी हो जाता है काम, आपको इजी हो जाता है। पब्लिक एसेट्स ज्यादातर अमूमी तौर पे जो एक काम हो रहा होता है हमारा वो इसी पैटर्न पे हो रहा होता है। और ये है जी लोगो मेरा। चलें हम करते हैं जी इसी को कन्वर्ट करके। उसने क्या किया, कन्वर्ट किया फॉर द लोगो। अगर मैं देखता हूँ लोगों को जाके तो उसने क्या किया, लोगो लगाया है इमेज कंपोनेंट के जरिए लोगो लगाया और वो .png लगाया। मैं इमेज के जरिए भी लगा सकता हूँ लेकिन मैं प्रेफर कर रहा हूँ फॉर एसवीजी। मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, इमेज कंपोनेंट आप लोगों ने यूज करना ही करना है। इमेज कंपोनेंट का आप लोगों को पता होना चाहिए डिलीट के अंदर, लेकिन अभी के लिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। और यहाँ पे जाके ना मैं जो ये लोगो का जो एसवीजी है ना इसको मैं करता हूँ कॉपी और मैं टेस्ट करने के लिए यहाँ पे तो स्टार्ट। ये मसला मेरा सॉल्व हो गया कि नहीं? हो गया ना? शुड बी नो, क्योंकि वो वाइट कलर में ही है, कलर वाइट ही है इसलिए नजर नहीं आ रहा। वाओ, दैट्स रिस्पॉन्सिव एज वेल। ये तो कमाल
कमाल ही है ना, ग्रॉक में आप काम करें और चीज़ें सेट पेट ना हो तो ये आ गया ठीक है। और मैं क्या करता हूँ अभी के लिए जो ये इसने लगाया ना बीजी वाइट, मैं इसे टेस्टिंग के लिए चेंज कर देता हूँ यहाँ से जाके। तो ये क्लासेस जो इसने लगाई हैं ना सारी टेलमेंट की लगा चलें इसको भी और प्राइमरी बीजी बीजी ब्लू और अराउंड 500 सेव, ठीक है ना। यहाँ पे बीजी ब्लू नहीं कर सकते, पर्पल कर लेते हैं क्योंकि ब्लू बटन भी है हमारा और पर्पल कलर में बेटी का फेवरेट कलर भी है। और तो इट लुक्स गुड, ठीक है। बटन भी आ गया, डिस्प्ले पे आ गया और ये भी ठीक है ना। तो ये मैं वाइट में ले जाता हूँ तो ये और भी कर देगा, आसान है इसमें तो बिल्कुल मसला ही कोई नहीं है, सिंपल क्योंकि टेलमेंट में ही रखा हुआ है इसमें कन्वर्ट नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ सर इसमें हार्ड कोडिंग कैसे करते हैं? ये तो बूटस्ट्रैप पे बना हुआ था तो फिर भी आप इसमें डाल दिया, लेकिन अगर वहाँ पर कोई चीज़ बूटस्ट्रैप पे बनी ना हो तो फिर उसको कैसे करेंगे? जी बच्चे वैसे तो ना जितना भी काम है रिएक्ट के अंदर नेक्स्ट जेएस के अंदर वो सारे का सारा हो रहा होता है टेलमेंट में, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप तो मैं फॉर द टेक ऑफ आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन जितना भी काम है ना वो होता है टेलमेंट के अंदर ही। टेलमेंट स्टार्ट हो ही गई है जैसा कि नजर भी आ रहा है, पार्शली स्टार्ट हुई है, फुल फ्लेज इसको हम डिटेल में भी अभी स्टार्ट कर देते हैं, मजीद कल के लेक्चर में और डिटेल करेंगे। अच्छा ये मेन लेआउट रेडी हो गया मेरा और रीडेबिलिटी भी बन गई। अब मैं डिप्लॉय करूंगा तो काफी सिचुएशन अच्छी होगी इंशाल्लाह। अब मैंने डिप्लॉयमेंट कर दी इसकी, इमेज रह रही है नीचे वाली। हाँ इमेज तो पब्लिक में रख लेते हैं, यस सर पॉइंट याद करा दिया। अच्छा जी इमेजेस जो मिसिंग है ना वो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं पब्लिक में रख देता हूँ। और वो है जी कौन सी थी, एक है जी टीम की थी, ठीक है ना। ये कौन सी इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं देख लेता हूँ एक दफा। व्हाट इज दिस इमेज, व्हाट इज दिस इमेज, प्रोफाइल प्रोफाइल डॉट जेपेग, और वो है जी टीम में थी कहाँ थी मेरे पास, तो इमेज यूजर इमेजिंग मास्टर्स एंड दिस प्रोफाइल। मुझे नाम भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा उसने सारा काम है ना प्रोफाइल बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कर दिया उसने, इतनी ऑर्गेनाइज तो कोड मैंने भी नहीं लिखा था। प्रोफाइल डॉट मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे इमेज का नाम जो है वो डॉट png है, ऐसे ही है ना png, वो jpeg है। अच्छा मैं क्या करता हूँ इसी को यही कॉपी इसका नाम चेंज कर देता हूँ, उसका नाम चेंज करने की वजह ये मैंने पब्लिक के फोल्डर में रखा था एंड देन इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया प्रोफाइल डॉट, instead of avatar developer I converted it to profile dot jpeg on a front end. Start working 1 2 3 compile and reload. Okay. So it starts showing which is good. तो इसमें हमारे पास दो चीजें क्लैरिफाई भी हो गई। एक हमने जो इमेज का कंपोनेंट है उसका भी हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया और ये काम जो है ना सारे का सारा अब से ऑनवर्ड, पहले हम इमेज के टैग के जरिए इमेज लगाते थे, लेकिन अब हमने जो रिएक्ट में काम करना है सारे का सारा, पहले हम क्या करते थे इमेज का टैग हम लिखते थे और उसके अंदर अब हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को करेंगे। इसको बोलते हैं हमारा जो कोड है ना वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे हो जाएगी कि इमेज का कंपोनेंट यूज करेंगे हम बाय डिफॉल्ट जो रिएक्ट ने प्रोवाइड किया है हमें, उससे हमारा जो पेज है कुछ लोड भी होगा फ्रंट एंड में, हेल्प आउट भी करेगा। तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया विद दिस और वहां पे मेरे ऊपर एसवीजी इमेज भी लग गया, कलर भी चेंज ऊपर हॉवर करने से उस तरह जिस तरह के इसकी जो हाँ वो जैसे मैंने बनाया हुआ है ये ट्रांसलेट या बिल्कुल उसमें ना हमारे पास एक बड़ी जबरदस्त फैसिलिटी अवेलेबल है ओवर, इसमें सर ट्रांसलेट मतलब ओवर की स्टेट होती है, ट्रांसलेट लगाई हुई है टॉप की तरफ। स्केल टॉप की प्रॉपर्टी, स्केल की प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफॉर्म स्केल मतलब सीएसएस ओवर नहीं नहीं वो सीएसएस नहीं करेंगे आप क्योंकि ये टेलमेंट में ओवर से भी सर हो जाता है, मतलब कि प्रॉपर्टी लाजमी है ना, मतलब कि आप की तरफ जा
ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म में सब वैल्यू उसकी जो है ना ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट उसको फिर टॉप की तरफ 20 पिक्सल देंगे तो यस। अच्छा जी, मैंने इसको करना है जी माय ऐप और यहाँ पे मैंने करना है जी स्पेस git remote next.js is the desktop called config git config add save add copy ऐड हो गई। ठीक है, इसी कमांड को मैंने रन किया, उसने मुझे बताया यार आप इसको ना एक्सेप्शन आ रही है तो आप इसे कर लो पहले ऐड। तो मैंने इसको कह दिया कि ये वाला जो काम है ठीक है, रेपो पे डिलीवर करने के लिए ओके है, सेफ है, तो उसने मुझे ओके कर दिया। देन आई एम गोइंग टू नेक्स्ट कमांड। सर इस डेमो को ईएनसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा होता है? ईएनसी में क्यों कन्वर्ट करना है आपने? तो ये है कि कोड सेफ रहता है, मुझे पता नहीं है ईएनसी का उससे क्या होगा। अच्छा, वो एन्क्रिप्टेड हो जाता है। ओके मतलब कि कुछ भी नहीं दिखता। ओके, वैसे आपने इतना भी ज्यादा सेव नहीं करना काम। ठीक है, इनिशियली अभी आप पब्लिक कर दो। ज्यादातर जो होते हैं वो चोरी होते हैं। ओके ओके, चलें जी, ठीक है। और इसमें हम जाएंगे जी गिट ब्रांच, गिट स्टेटस कर लेते हैं हम एक दफा। गिट स्टेटस, ठीक है जी, पता भी चल गया हमें जो जो चेंजेस किए हमने। और हम कौन सी ब्रांच में? मास्टर में। तो वो कह रहे हैं यार आप इसको ना ब्रांच कर लो, एक ब्रांच बनाओ, गेट ब्रांच माइनस है, उसका नाम रख दो मेन। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेता हूँ यहाँ पे। हो गया जी, एंड देन आई नीड टू यूज गिट स्टेटस अगेन। ठीक है, अब वो मुझे बता रहे जी अब आप ऑन मेन ब्रांच में, पहले आप मास्टर में थे, ऑन मास्टर ब्रांच, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। ये जब स्टेटस किया, गिट स्टेटस करते हैं तो आपको एग्जैक्ट पता बता देता है वो किस ब्रांच में आप और क्या क्या चेंजेस आपने किए, वो सारी चीजें बता देता है। तो अब मैंने क्या करना है, इन चेंजेस को कमिट भी करना है, जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को चीज बताई हुई है, उसी चीज को हम रिकॉल करके और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। गिट ऐड गिट कमिट माइनस एम, ये कमांड मुझे देनी पड़ेगी। वो मुझे जो कमांड दे रहे हैं ना, वो सिंपल पुश करने के लिए दे रहा है, लेकिन मुझे उससे पुश करने से पहले बिल्ड रेडी करनी है, कमिट करना है और बिल्ड रेडी करनी है, क्योंकि मैं नेक्स्ट फेज में काम कर रहा हूँ। एंड मतलब कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना? ये मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ बच्चे, इससे ज़्यादा और डायरेक्ट कर। मतलब कि रेपो को ओपन करके उसको भी यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर यहाँ से उठा के रेपो को ओपन करके बच्चे उसको आपने अभी रेपो पे हम भेज रहे हैं ना, उसको अभी गया नहीं है, वो रेपो ब्लैंक है, अभी हम वही कर रहे हैं, इनिशियल ड्राफ्ट प्लस मेन पेज। मेरा मतलब ये है कि फाइल जितनी है वो सारी कॉपी करके वहाँ पर जो है वो यही कर रहे हैं, फाइल जो होती है वहाँ पर पेस्ट। जी बच्चे वो यही काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, यही काम एक्जेक्टली इसी काम को जो आप बोल रहे हो ना, वही काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसकी। अब मैंने क्या करना है जी, इसको ये हो गया कमिट, अब मैंने इसका ना एक बिल्ड रेडी कर लेना है। बिल्ड रेडी करने के लिए कमांड हम रन करेंगे npm, तो ये मैं रेफरेंस दूंगा, I need to get the reference as well, I need to go to Next.js, if documentation and deployment, and this is and this is Next.js build command official website link, website searching, ये मैं चाह रहा था कि आप लोगों को इसका भी एक आइडिया हो जाए, बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्प आउट करेगी इंशाल्लाह, आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेगी। आप लोगों का रिस्क रोटी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये एक पेज है, API
रेफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें आपको मिल जाएंगी, लॉट्स ऑफ कमांड्स अवेलेबल, बिल्ड, डेव और बिल्ड ऑप्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बहुत यू इंशाल्लाह फाइंड अ लॉट्स ऑफ कमांड्स विद दिस। हम चलते हैं बैक npm run bui build, start building। बिल्ड करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको जो भी चीज़ें ऐसी सर्वर पे जाके प्रॉब्लम कर सकती हैं, वो प्रॉब्लम नहीं करेंगी, बल्कि आप उसको यहीं पे ही लोकली पहले ही रिजॉल्व कर दोगे। इवन ये अभी हमने पुश भी नहीं किया उसको, रेपो पे भी पुश नहीं किया, क्योंकि हम पहली दफ़ा कोड पुश करने लगे, तो ऑन इनिशियल फेज ही हम चीज़ों को सक्सेसफुली कंपाइल करके ऑर्गेनाइज करके हम उसको डिप्लॉय करेंगे क्लाउड पे, इवन रखेंगे उसको कोड को हम। और उसका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वंस जब हम इस पेज को गूगल पेज स्पीड इनसाइट पे चेक करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस भी आउट क्लास आ रही होगी इंशाल्लाह, होपफुली, जो कि हम थोड़ी देर में चेक भी कर लेंगे। अब डिप्लॉयमेंट हो रही है, उसको कोड को हम पुश कर रहे हैं, पहले तो हम पहले फाइनल पेज ऑप्टिमाइजेशन वो यही कर रहे हैं। दिस इज अ process optimization is basically targeting that feature in web page performance, increase the rendering, increase the efficiency, increase the output, quickly चीज़ों को फ्रंट एंड पे वो डिस्प्ले कर रहा है फॉर यूजर एक्सपीरियंस। और अगर हम किसी वेबसाइट को बना रहे होते हैं तो एज अ डेवलपर हमारी ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो उसने किया क्या है बेसिकली, अगर आप इस इंटरफेस को देखें एक दफ़ा, इसका गो थ्रू करें, तो उसने किया क्या है कि उसने एक चंक्स का फोल्डर बनाया। चंक्स का फोल्डर क्या होता है, नेक्स्ट.जेएस के अंदर या रेफ के अंदर चंक्स का फोल्डर क्या होता है, आपके तमाम कोड को कंप्रेस करके कंपाइल कर देता है, कंप्रेस कर देता है। जैसे हमने उस दिन पेज एक बनाया तो उसने लाइन बाय लाइन अलग अलग लाइन में हर कोड लिखा हुआ था। अब वैसे नहीं होगा, बल्कि अब ये तमाम पेज उसने कंप्रेस कर दिया है, इमेजेस को उसने कंप्रेस कर दिया, जेएस को, सीएसएस को, एचटीएमएल को, सब चीज़ें उसने कंप्रेस कर दी हैं और अब वो पेज में क्विकली रेंडर हो सकती हैं। ब्राउजर को लाइन बाय लाइन अलग जाके रीड आउट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक ही गो में उसके लिए रीड करना और रेंडर करना आसान है। अब हम इसे कर देते हैं जी, पुश कर देते हैं ऑन रेपो, और वो हम ले लेते हैं कमांड कौन सी वाली जो हम देख रहे थे, वही वाली गिट पुश ओरिजिन में, ठीक है जी। और इंसर्ट कोड पुश हो गया जी। और वो क्या कह रहा है, इसको अगर हम पढ़ भी लें, उसने क्या किया, 28 ऑब्जेक्ट्स को उसने हैंडल किया राइट नाउ, एंड देन 28 बाई 28 क्लाउड पे पुश हो गई हैं। डेल्टा कंप्रेशन यूजिंग अप टू 4 थ्रेड्स वगैरह वगैरह, सारी डिटेल्स आप एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। न्यू ब्रांच उसने बना के, मेन पहले मास्टर ब्रांच थी, फिर उसने न्यू ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया मेन में, एंड देन सेट बैक टू मेन ओरिजिन ब्रांच एंड देन डन। अब इस पेज को अब मैं रीलोड करूंगा, तो आई एम एबल टू सी द existing one has been changed and the कोड जो मैं लोकली अपने सिस्टम पे देख रहा था वो अब मैं डिप्लॉयड फॉर्मेट में, नेक्स्ट.जेएस का जो मैंने कोड बनाया वो मैं उसको डिप्लॉयड फॉर्मेट में देख रहा हूँ। अब मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा, मैंने क्या करना है इसको, जी बच्चे हमजा या आशी दोनों बच्चों में से कोई, एनीथिंग यू वांट टू ऐड। अब नेक्स्ट फेज क्या होगा, मैंने क्या करना है, सर इसको विशाल से वर्चुअल में डिप्लॉय करना है, तो मैं क्या करूँगा सर, वर्चुअल ओपन करके वहाँ से मतलब सिंपली कर सकते हैं। जी बच्चे, मैंने भी किया, ठीक हो गया, हमजा ने बता दिया। जी बच्चे आशी, एनीथिंग यू वांट टू ऐड। सर व्हाट्सएप पे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना गिटहब के बेस। ऑटोमेटिकली आ चले जी हम वर्चुअल पे चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है वर्चुअल में। सर, वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है गिटहब के साथ आपने लिंक किया। अच्छा अभी तक तो नहीं आया, ठीक है ना, अभी तक तो नहीं आया, अभी सर तक जो रिफ्रेश लेटेस्ट प्रोजेक्ट है वो नहीं आया। ऐड प्रोजेक्ट पे जाएंगे तब भी आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऐड ऐड न्यू, न्यू पे जाएंगे तब भी और यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट, और अब वो मुझे बता रहा है क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरा अकाउंट सिंक है गिटहब के साथ वर्चुअल ये का, मुझे इंपोर्ट सबसे टॉप में, हाँ जो मैंने काम किया ना अभी अभी रिसेंटली जो मैंने काम किया है सबसे टॉप में, वो मुझे इंपोर्ट की ऑप्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे करता हूँ, क्लिक करूंगा इंपोर्ट,
So it start importing the project. यही चीज़ मेरी OTP मांग रही थी, तो इस वजह से टाइम लगा। अच्छा, इसमें OTP मांग रहा था आपसे, वाह दैट्स नाइस। अच्छा, ये कोई नया फीचर ऐड किया, मे भी पहले नहीं था, अब ये नई चीज़ ऐड हुई है। इसमें है जी ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट, क्योंकि मैंने पहले स्टैटिक वेबसाइट बनाई थी, अब क्योंकि मैंने नेक्स्ट जेएस में कन्वर्ट कर लिया, तो मैंने नेक्स्ट जेएस ही ऐड कर दिया। उसी नाम के हवाले से मुझे अपने प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज रखने में आसानी रहेगी। और वो मुझे बता रहा है, वो वर्चुअल मुझे बता रहा है, उसने डिटेक्ट कर लिया और वो कह रहा है यार ये प्रोजेक्ट जो है ना आपने नेक्स्ट जेएस के अंदर बनाया। और यहाँ पे जाके ये मेरी जो प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है, वर्चुअल टीम और ब्ला ब्ला, और ये उसकी ब्रांच का भी डिटेल्स मुझे दे रहा है। ये जो इंटरफेस है आपको बुनियादी डिटेल्स दे रहा है, रूट डायरेक्टरी, बिल्ट आउटपुट सेटिंग, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। जब हम बैकएंड प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, मोंगोडीबी यूज कर रहे होते हैं, तो उस डेटाबेस को हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके ऐड करते हैं। जब आप लोग बैकएंड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे तो ये आप लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल भी यूज किया करोगे। अभी के लिए क्योंकि हमने स्टैटिक काम किया हुआ है सारा, तो मैंने सिंपल क्लिक कर देना डिप्लॉय के ऊपर। वंस आई क्लिक ऑन द बटन डिप्लॉय, इट स्टार्ट डूइंग। सिंपल है, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक। डिप्लॉयमेंट चल रही है, वो आपको बता रहा है, नीचे आपको डिटेल्स भी आ रही है सारी, सर वो यहाँ पर CLI installing dependencies, blah blah, etc. Deployment summary, assigning custom domains, अगर हमने कोई custom domain लगाई हो। लेकिन क्योंकि अभी ये प्रोसेस नहीं है, सिंपल हम स्टेजिंग सर्वर पे देखना चाह रहे हैं, तो ये आप इस डिप्लॉयमेंट को होते हुए क्विकली जस्ट इन अ मिनट ऑन अ सेकंड्स ये काम हो रहा होता है सारे का सारा। एंड कैंसिल डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने कहा नहीं यार ये तो मैंने डिप्लॉय नहीं करना था, आप कैंसिल भी कर सकते हो, रिवर्ट भी कर सकते हो। इवन इवन अगर रिवर्ट भी करना है तो आपको हिस्ट्री बता रहा होगा, लॉग्स में जाके आप रिवर्ट भी कर सकते हो। बहुत जबरदस्त फीचर है ये सारे, इसके फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है, ठीक है। कंग्रेचुलेशन। उसने वही काम जो मैंने सारा लोकल सिस्टम पे रखा हुआ था कुछ देर पहले जो मैं देख रहा था, वो अब मेरे लिए, हाँ बिल्कुल स्प्लिट। और ये कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। अच्छा, ये कंटिन्यू टू डैशबोर्ड जो है ना, वो मुझे बता रहा है कि यार आपका ना, क्योंकि एक प्रोजेक्ट रेडी हो गया है आपका, तो उसमें आपके पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं, अनलॉक हो गए बहुत सारे फीचर्स। अब आप उसको ओवरव्यू कर सकते हो, आप उसको जाके डिप्लॉयमेंट, क्योंकि आप मल्टीपल एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल टाइम डिप्लॉयमेंट्स कर रहे होते हो, बिल्ड करते हो, डिप्लॉय करते हो। कोई फीचर बनाया, कोई आपने लॉगिन ऑथेंटिकेशन लगाई, कोई आपने साइन अप ऑथेंटिकेशन लगाई, कोई आपने डैशबोर्ड क्रिएट किया, कोई आपने कार्ड के अंदर चेंजेस की, कोई इमेजेस अपडेट किए, कोई आपने कंपोनेंट कन्वर्ट कर दिया। मिसाल के तौर पे पहले ये आ रहा था आपका पहले ही आपका सारा का सारा आ रहा था हार्ड कोडेड, फिर आपने क्या किया, क्लाइंट की जैसे रिक्वायरमेंट आई यार, इसने कहा यार जेसन के जरिए रेंडर करवा दो। आपने क्या किया, लिखे ये सारे ऐसे, इसको जेसन फाइल के जरिए रेंडर करवा दिया, क्योंकि आपके पास जो मेन्यू है ना, वो हो गया मेगा मेन्यू में कन्वर्ट हो गया। मेगा मेन्यू में कन्वर्ट होने का मतलब है कि उसमें 25-30 और लिंक्स आ गए, ऐड ऑन हो गए, तो आपके लिए जेसन फाइल के जरिए हैंडल करना आसान है, इंस्टेड भी आप हार्ड कोडेड। इसी तरह से सर से कोई आपने फीचर ऐड किया, आपने कोई टैब्स और ऐड कर दिए, आपने कोई और डायनेमिकली चीज़ों को रेंडर करवा दिया। डिजाइन कर सकते हैं ये CSS में, CSS में डिज़ाइन मतलब, हाँ बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग। और लेकिन अगेन हम टेलमेंट के अंदर काम एडवांस लेवल पे करेंगे, हम CSS बिल्कुल नहीं लिखेंगे, CSS लेस काम करेंगे, HTML के अंदर सारा कर देंगे बिल्ट इन क्लासेस के जरिए। वन क्लास ही है, मतलब एक दिन ही है, तो कोई बात नहीं, वो तो मसला ही नहीं, लड़के यहाँ पे दोबारा क्लास ऑर्गेनाइज कर लेंगे। मैं भी इधर ही हूँ, आप लोग भी इधर ही है, बैकएंड प्रोग्रामिंग आप लोगों ने भी करनी है। मतलब के मैं अवेलेबल हूँ, तो आसान है और इजी है। मतलब पहले हम लोग ने कस्टम CSS लिखना सीखी ना, वो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज थी। मेन कोर आइडिया आप लोगों को वहाँ आ गया, पता चल गया, इससे बैकग्राउंड चेंज होता है, इससे पैसिव चेंज होती है, इससे ये चेंज होता है, कलर चेंज होता है टेक्स्ट का, इससे आप एनिमेशन कर सकते हो, इससे फलाना फलाना। उसके बाद आपने बूटस्ट्रैप के टेलमेंट जो है वो दोबारा की क्लास होगी या फिर डायरेक्टली बैकएंड? बस कल की क्लास है हमारी, उसमें टेलमेंट की बिल्ट इन चीजें बतानी है मैंने आपको, आसान है, इजी है। जैसे मैंने मतलब कि नेक्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ बच्चे, नेक्स्ट ईयर का मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया आपको। नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ी वो डिटेल बैकएंड वास्ट फील्ड है। देखो हम फेजेस है, एक है हमारा हमने प्रोजेक्ट को लेआउट रेडी करना हो, जैसे मैंने लेआउट रेडी किया। अब जब लेआउट रेडी हो जाता है ना, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन हुई, उसका वायर फ्रेम रेडी हुआ, उसका डिजाइन हुआ, उसके HTML रेडी किया आप लोगों ने,
using the bootstrap, तो tailwind, ये custom CSS. एसक्यूएल बैकएंड में सिखाएंगे हमको? इट्स वेरी ऑब्वियस बैकएंड ही होता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने इसको डिप्लॉय करके क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया। अब ये चीज़ें रेडी हो गई सारी, ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जिसके अगेंस्ट कुछ पेमेंट्स आप लोगों ने एग्री की हुई थी क्लाइंट के साथ, ये आप लोगों के अकाउंट में आ गई। अब नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है। अब कौन सा फेज स्टार्ट हो रहा है? बैक एंड प्रोग्रामिंग का फेज स्टार्ट हो रहा है। बैक एंड प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है, आपको स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट्स दे दी गई हैं कि यार आपने ऑथेंटिकेशन लगानी है, आपने साइन अप करवाना है, आपने इस चीज को पहले हार्ड कोडेड थी, हाँ पहले हार्ड कोडेड थी, जैसे अब रियल टाइम आपके सामने ये सारी प्रोफाइल आ रही है ना, रियल टाइम उसने डाटा दे दिया आपको, शीट के अंदर दे दिया, मिसाल के तौर पे गूगल शीट में उसने आपको डाटा दे दिया। उसके पास 100 बंदे हैं, 1000 बंदे हैं, 1500 एम्प्लॉइज हैं उसके, उसने सारी शीट आपको प्रोवाइड कर दी है और आपने आपकी रिक्वायरमेंट उसने क्या सेट रखी है, क्या की है, उसने कहा यार ये जो शीट मैंने तुम्हें प्रोवाइड की है ना, इसको तुम डायनेमिकली रेंडर करवा दो फ्रंट एंड पे using the MongoDB, using the backend programming, using the API authentication, blah blah etc. तो वो सारा फेज आपका आ जाएगा बैकएंड प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके अगेंस्ट आप कुछ लॉजिक्स लिखोगे, उसके अगेंस्ट आप बैकएंड प्रोग्रामिंग करोगे वगैरह वगैरह। एंड वंस दैट पार्ट विल बी डन, इसमें फिर ये ना ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन हो गया, मतलब कि एनिमेशंस के लिए एनिमेशन ड्यूरेशन, वो सारा फ्रंट एंड के अंदर है, एनिमेशन एनिमेट डॉट स्टाइल। सीएसएस का। तो उसी से ये जो इसी से भी हो जाता है ना, ये जो आपने जैसे जैसे हम होवर करते हैं तो उतने डिले हो गया, मतलब कि ड्यूरेशन हो गया उतने सेकंड में, उतने सेकंड तक जो है उस पे काम करेगा, मतलब जैसे ही ओवर करते हैं उतने सेकंड में ऊपर तक भेजते हैं। ओके हाँ यस बिल्कुल। अच्छा इसमें ना आप स्पीड का इन्होंने बिल्ट इन भी दे दिया आपको, अच्छा स्पीड इनसाइट्स नेक्स्ट जेएस वालों ने आपको यहीं पे भी प्रोवाइड कर दिया, आप इसे चाहो तो इनेबल भी कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेड कि आप वेब पेज स्पीड पे जाके देखो तो आप यहाँ से भी उसको इनेबल करके, वो कह रहे हैं जी मंथली फीस कोई फीस नहीं है, फ्री ऑन हॉबी, क्योंकि हमने हॉबी का अकाउंट सेलेक्ट किया होता है जब हम बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी इनेबल कर सकते हो, ये बहुत अच्छा फीचर है भाई इसका, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। अभी मैं इसको इनेबल नहीं किया हुआ लेकिन आप इसे कर सकते हैं। और डेस्कटॉप एंड मोबाइल अलग अलग इसने टैब भी बना दिए, प्रोडक्शन स्टेजिंग ब्ला ब्ला, ठीक है। लॉग्स लॉग्स क्या होते हैं, जो आप काम कर रहे होते हो, कोई आपको इशू आ गया है, क्यूरी आपने कोई लिखी एसक्यूएल के अंदर, क्यूरी बैकएंड प्रोग्रामिंग के अंदर आपने कोई क्यूरी लिखी, वो सही तरह से रन नहीं हुई, एपीआई ऑथेंटिकेशन के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, वो सारा इनलिस्ट कर देगा, आपको बता देगा एग्जैक्टली उस फाइल का नेम, एरर ब्ला ब्ला डिटेल सारी यहाँ पे इनलिस्ट कर देगा वो। इसी तरह से ऑब्जर्वेबिलिटी, फायरवॉल, स्टोरेज, फ्लैग, सेटिंग, सेटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को काफी ज़्यादा डिटेल्स दे दी है। डोमेन, एनवायरनमेंट वेरिएबल, बहुत ज़्यादा आप लोगों को ताल्लुक वास्ता होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल, अनलॉक करेंगे आप लोग फीचर एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर, इसमें मोंगोडीबी की होगी, उसकी वैल्यू होगी, सेव करेंगे, आपका मोंगोडीबी का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा विद योर प्रोजेक्ट, ठीक। और इन्वायरमेंट की एक फाइल होती है, ठीक, वो उसके अंदर ये सारा, ये रन टाइम पे आपकी सर्वर के ऊपर फाइल बन रही है, एक लोकल फाइल होती है एक सर्वर के ऊपर, जब हम गिट पे पुश करते हैं कोड तो वो फाइल मूव नहीं करती, वो लोकली हमारे सिस्टम पे हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, लाइव के लिए हमारी फाइल अलग होती है, वो आप लोग रन टाइम पे, सारे कोड हमें कॉपी पे लिखने पड़ेंगे ना? नो 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 कॉपी पेस्ट करेंगे आप, कॉपी पेस्ट कुछ नहीं, लिखने का काम नहीं है, कॉपी पेंसिल का कोई काम नहीं है, सारा काम कॉपी पेस्ट, वहाँ से कॉपी करेंगे मोंगोडीबी के प्लेटफॉर्म से, यहाँ पेस्ट करेंगे और सेव कर देंगे वो जैसे डाटा। कि बूटस्ट्रैप पे था। हाँ वो तो कंपोनेंट का कोड है ना, हाँ इसी तरह से हमारे पास कीज होती हैं, जब आप मोंगोडीबी में की कॉपी करोगे, आपका मोंगोडीबी का अकाउंट होगा, अपना पर्सनल जीमेल के अकाउंट से कनेक्टेड होगा वो, जब आप उसे लॉगिन करोगे इसमें की होगी, वो की लगा के यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करोगे, सेव करोगे, आपका प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा विद मोंगोडीबी, विद जो भी और सर्विस आप यूज कर रहे हो, गूगल एपीआई, तो जेएस के अंदर भी एपीआई बना सकते हैं, जेएस के अंदर पेज बना सकते हैं, फ्रंट एंड में भी, मतलब बैकएंड का सारा सीन आ गया। एग्जैक्टली करने को तो। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने इसको लाइव, इसका हो गया मेरा जो पेज जो लोकली मैं देख रहा था, लोकल होस्ट पे था, उस सारे का सारा लाइव, अब मेरे पास जो फैसिलिटी आ गई है क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर यूजिंग माय अपवर्क प्लेटफॉर्म या यूजिंग माय पीपल पर और प्लेटफॉर्म, यूजिंग माय गुरु प्लेटफॉर्म, यूजिंग फाइवर, यूजिंग व्हाट, और कौन सा प्लेटफॉर्म होता है, फ्रीलांस का प्लेटफॉर्म क्या होता है, मेन फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क,
फ्रीलांसर भी है, हाँ फ्रीलांसर है, आई जस्ट रिमेम्बर फ्रीलांसर भी रह चुका है। और क्या है जी? लिंक्डइन 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 पे भी कर सकते हैं आप, yes, और क्या है? So these are the basic platforms I opened just to give you an idea how things work. Freelancer, तो गुरु पे काम करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको जो फीस है वो आपकी $100 अगर आप अर्न कर रहे हो तो $9 डिटेक्ट होंगे, $91 आपके अकाउंट में, 9% फीस। फाइवर अच्छा है। फाइवर का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, फाइवर वाले कितने पैसे करते हैं, क्या सीन है, आई हैव नो आइडिया कितने पैसे डिटेक्ट करते हैं पर ट्रांजेक्शन, पर $100 पे क्या है परसेंटेज। $50 जो है ना जमा जब होते हैं तभी आप एक है, एक हाँ याद आ गया मुझे, बहुत जैसे स्टोर टास्कर पे भी काम कीजिएगा, बहुत मजे की चीज़ है। शॉपिफाई बेस स्पेसिफिकली, शॉपिफाई बेस। बाकी अगर आप के जो भी स्किल सेट हैं, जैसे मेन आपका कोर एक्सपर्ट है, आप लोग उसमें हो शॉपिफाई में, उसके साथ साथ आप बाकी स्किल्स भी सेल कर सकते हो। अमेज़न पे भी कर सकते हैं प्रो लेवल अमेज़न, आई हैव नो आइडिया, कर सकते हैं हम लोग लेकिन आइडिया नहीं है। स्टोर टास्कर, अपवर्क का तो पता ही है आप लोगों को। और साइन अप कर लें लोग, अब कम से कम ये अकाउंट तो आप लोग एग्जिस्ट करते हो ना, एग्जिस्ट करते हो वहाँ पे। चलो जितनी देर में ये ओपन हो रहा है, तो बाकी लिंक्डइन का तो आप लोगों को पता ही है, लिंक भी मैं शेयर करता रहता हूँ। ये एक नया आया था मेरे जहन में, और भी हैं बहुत सारे ना, आप लोग सर्च करना, AI टूल यूज़ करना, सर्च करने के लिए वो आपको क्विकली हेल्प करता है। अच्छा जी, फिर आप क्या कर सकते हो, इस पे जाके फॉरन मैसेज ड्रॉप कर सकते हो क्लाइंट को कि यार ये काम हमने डन कर दिया है, चेक कर लो आप, नेक्स्ट डेज में लेआउट रेडी हो गया है। बेस पे जॉब्स करते हैं, मतलब सीख के ज़्यादातर मतलब कंपनीज में जॉब करते हैं। बेहतर है अपना काम करें, कंपनी में जॉब करें सीखने के लिए, बेहतर है अपना काम करें सीखने के लिए। अच्छी कंपनी आपको मिल रही है, चांस को मिस ना करें, जाएं जरूर, विजिट करें, देखें डिपार्टमेंट्स में जब आप काम करोगे। मुझे सारी मतलब तकरीबन ये भी सारी आती है, 80% तकरीबन आती है सारी। नाइस। एक्सपीरियंस साइट पे हम आ जाते हैं, पेज हमारा ये की कंपनी में अगर मैं अभी अप्लाई करता हूँ, अब चूंकि मेरे पास लिंक आ गया है, हाँ इसका मैं एनालिसिस पे लगा देते हैं जी। हम लोग इससे आप क्या करें, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अभी अप्लाई करता हूँ तो बेस्ट है। आप कर सकते हो, रिमोट जॉब्स हैं, आपका स्किल सेट वाले बंदे को तो मेरे ख्याल में रिमोटली भी आपको हायर किया जा सकता है, आपको चीज़ों का पता है, वर्क ऑन साइट का ना वैसे मकसद ये होता है काम करने का कि वो आपको हेल्प करेगा, आपका जो ज़्यादा बेहतर अंदाज में सीवी में मैं यही डालूंगा फेस टू फेस, हाँ फेस टू फेस आप हो जाओगे, इजी हो जाएगा ऑन साइट। बाकी आप जैसा बंदा या जैसे अभी आशी कनेक्टेड है ऑन लाइन, आप दो जैसे उन्होंने सीखा और काम किया, आप भी जैसे कर रहे हो काम राइट नाउ, मार्केट में हो आप, तो खैर मार्केट में हो और काम कर रहे हो, आपको पता है चीजें कैसे वर्कआउट कर रही होती है, तो आप लोग रिमोट जॉब भी कर सकते हो। बेहतर क्या होगा, ऑन साइट जाके काम करने का, ऑन साइट जाके काम करने का फायदा ये होगा कि आप लोग एक तो डेली की रूटीन सेट होगी, आप लोगों को पता होगा कि अच्छा हाँ यार 9 घंटे 10 घंटे स्टेप, वैसे भी होता है आपकी कंसिस्टेंट, हाँ मिजाज के अंदर भी ना कंसिस्टेंसी भी आएगी, 8 घंटे 7 घंटे बैठ के आप लोग जब फोकस होकर काम करोगे, उससे भी बहुत कुछ सीखोगे, लर्न करोगे आप लोग। तो बेहतर है कि ऑन साइट जाओ, अदरवाइज अगर आपको रिमोट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छा क्लाइंट मिल रहा है, तो गुड है, वेल एंड गुड है, उसको मिस ना करो। ये नहीं कि हाँ ये नहीं कि ऑन साइट ही जाके काम करना है, नो दिस नॉट कंपल्सरी। रिमोटली भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको इवन घर से भी निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, इवन उनको अगर वो घर से निकल के जाते हैं तो अपने ऑफिस में जाते हैं, रिमोट काम करें लेकिन अपने ऑफिस सेटअप से जाके सर वैसे वन फेज का क्या ये लोग करते हैं मार्केट में? डिफरेंट है, आपने एक्सपर्ट, आप जैसे आप हो डिजाइनिंग एक्सपर्ट लेवल पे आप कर रहे हो, मैं वेरी ऑब्वियस, साइट का एक पेज का तकरीबन 10,000 के आसपास। वही अगेन आपके लिए आपका
एक्सपर्ट लेवल डिफरेंट है, आप उसको अपने स्किल सेट के हिसाब से पूछ भी सकते हो। इवन एआई से भी आप हेल्प ले सकते हो कि यार मेरा ये स्किल सेट है और मुझे रफ आइडिया दे दे। रफ बजटिंग का क्लाइंट को आप ऑफर करने के लिए एक रफ बजटिंग का आइडिया भी ले सकते हो एआई टूल से। उसको बता सकते हो कि यार मैं पाकिस्तान बेस्ड क्लाइंट को डील कर रहा हूँ, उसके मुताबिक आप मुझे गाइड कर दो। या आप रीजन भी बता सकते हो, यूएस बेस्ड क्लाइंट है, यूके बेस्ड। सीवी में हम अपनी साइटों के लिंक डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से देखेंगे, मैंने काम किया है, अब मैं इसको अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। मतलब मैंने, और ये मुझे हेल्प आउट क्यों करेगा, मुझे प्रोजेक्ट में विन करने में ये हेल्प आउट क्यों कर रहा होगा, क्योंकि ये इसका क्लाइंट ऐसे चेक करेगा और ये आपके सामने है सारी परफॉर्मेंस मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोट कर रहे होते हैं। इसी चीज़ के ऊपर ही हमारा जितना भी है ना, जितना काम है एज अ डेवलपर, ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही है। परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एसईओ, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही है। इस चीज़ को आप लोग फोकस करें और वर्सल का फायदा उठाएं। आप लोग क्लाइंट विन करें, अपना काम करें। बेसिक क्लाइंट नहीं है, भाड़ में जाए क्लाइंट। अपनी प्रोडक्ट को सोचो, बनाओ, करो, डेवलप करो, मैच्योर करो, मार्केट में सेल करो, लोगों की जिंदगी आसान। वो प्रोडक्ट अगर लोगों की जिंदगी आसान कर रही है, आप लोग के लिए आसान है। इंशाल्लाह कल करते हैं जी कनेक्ट। इस पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिया मैंने और लिंक मैंने शेयर कर देता हूँ और इसकी शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ रिपोर्टिंग भी इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह करते हैं कनेक्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू आशी बच्चे, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। सर वैसे मार्केट में क्या कुछ है एक बात है? वैसे ये ना डिफरेंट है वैल्यू में, अभी सर्च भी कर लेता हूँ इसको। आप कह रहे हो डिज़ाइन करना ना, जेमिनी से पूछते हैं मतलब सिंपल पेज डिजाइन। व्हाट इज द पाकिस्तानी क्लाइंट है कि सर ऐसे तो बाहर के अच्छे होते हैं वो। I am currently working with Pakistan client. ठीक है, 15 से 40,000 तक हो रहा है। मिड रेंज 40 टू 25 से 50,000। अच्छा, डिजाइन एंड डेवलपमेंट भी इंक्लूड कर दिया उसमें। डिजाइन ओनली आपने स्पेसिफिकली डिजाइन करवाना है कि एस्टिमेट भी करनी है? नहीं सर मैं सारा कुछ कर देता हूँ। बस सही है। पर पेज का जो है 25 से 50,000 रेंज उसमें जनरलाइज बता दिया।